सो लास्ट टाइम हमने न्यूरल नेटवर्क्स में ओवरफिटिंग को रोकने के लिए कुछ तरीके देखे थे और ओवरऑल इस चीज़ को रेगुलराइजेशन कहते हैं कि किसी भी मशीन लर्निंग का मॉडल जो है वो ट्रेनिंग डेटा पे ओवरफिट ना करे और टेस्टिंग डेटा पे या अनसीन डेटा पे अच्छा जनरलाइज करे। सो इस चीज़ को रेगुलराइजेशन कहते हैं। हमने लास्ट टाइम इसके कुछ मेथड्स देखे थे, वेट पेनल्टी, अर्ली स्टॉपिंग, डेटा ऑगमेंटेशन एंड सो ऑन। आज हम रेगुलराइजेशन के ही न्यूरल नेटवर्क के अंदर दो तरीके और देखेंगे। वन इज कॉल्ड ड्रॉप आउट एंड द अदर इज कॉल्ड बैच नॉर्मलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। ड्रॉप आउट इज वन ऑफ द मोस्ट used regularization methods in neural networks. इसका मेन आइडिया ये है कि आप ट्रेनिंग के दौरान कुछ रैंडमली सेलेक्टेड न्यूरॉन्स को, उनकी जो आउटपुट है उसको ज़ीरो सेट कर देंगे। ठीक है, रैंडमली सेलेक्टेड न्यूरॉन्स की आउटपुट को ज़ीरो सेट कर देंगे हर लेयर के अंदर। जब आप कुछ न्यूरॉन्स को ज़ीरो पे सेट कर देंगे, यानी ऐसे है कि एक न्यूरॉन था जिसके पास कुछ ताकत थी आउटपुट करने की, आपने उसकी ताकत ख़त्म कर दी है, यानी ओवरऑल अपने न्यूरल नेटवर्क में भी आपने ताकत कम कर दी है। और यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि जब आप अपनी ताकत कम कर देंगे न्यूरल नेटवर्क की, तो वो ट्रेनिंग डेटा को ओवरफिट करने की ताकत खो बैठेगा। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंपल है ड्रॉप आउट लेयर की, कि आप हर न्यूरॉन पे जाएंगे और अब इनपुट को भी आप भले न्यूरॉन समझ लें आप, और आप इनपुट पे भी ये काम कर सकते हैं। सो आप हर न्यूरॉन पे जाएंगे और आप एक यूनिफॉर्म रैंडम नंबर जनरेट करेंगे बिटवीन 0 and 1। अगर ये नंबर ग्रेटर देन अल्फा है, अल्फा कैन बी एनी थ्रेशोल्ड बिटवीन 0 and 1, अगर ये नंबर जो आपने जनरेट किया ये ग्रेटर देन अल्फा है, तो आप न्यूरॉन को कहेंगे कि तुम्हारी आउटपुट मैं ज़ीरो कर दूंगा। और अगर ये लेस देन अल्फा है, तो फिर आप न्यूरॉन की जो भी आउटपुट थी उसको नहीं छेड़ेंगे, वो वही रहेगी। इसका मतलब है कि ज़ीरो होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 - अल्फा होगी, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन ड्रॉपिंग आउट इज़ 1 - अल्फा। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से न्यूरॉन थे एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन में, कौन से न्यूरॉन थे जिनको आपने ज़ीरो कर दिया था। ये इसलिए ज़रूरी है कि बैकवर्ड प्रोपगेशन में जब ग्रेडियंट्स वापस आएंगे तो उन ग्रेडियंट्स को भी आपने फिर ज़ीरो सेट करना है, क्योंकि वो न्यूरॉन जिनको आपने ज़ीरो कर दिया था उनका क्या कसूर लॉस की वैल्यू आने में, उन्होंने तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया लॉस आने में, इसलिए उनको सजा भी ना मिले कोई। सो वो न्यूरॉन्स जो रैंडमली एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, एक फॉरवर्ड प्रोपगेशन के दौरान जब रैंडमली ड्रॉप हो गए थे, तो बैक प्रोपगेशन में भी उन्हीं न्यूरॉन्स के लिए ग्रेडियंट्स को भी ज़ीरो कर देना होगा। इसलिए आपको यू हैव टू कीप ट्रैक कि कौन से ज़ीरो किए थे। यहां तक कोई सवाल, ड्रॉप आउट के मेथड पे कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस? डॉक्टर नजर, इसमें जो ग्रेडियंट्स बैकप्रॉप में ज़ीरो करने हैं जी, क्या वो ग्रेडियंट्स विद रिस्पेक्ट टू वेट्स की आप बात कर रहे हैं, या जो हम डेल्टा वैल्यूज कंप्यूट करते थे? एक हमारे विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन फंक्शन भी ग्रेडियंट्स कंप्यूट हो रहे होते हैं। सब कुछ ही देखिए, तो वो भी तो ज़ीरो हो जाएंगे ना। मसलन ग्रेडियंट इक्वल्स, नहीं मैं हमें ग्रेडियंट की बारी, क्योंकि ग्रेडियंट इक्वल्स हमारे पास जो फॉर्मूला था ना, इनपुट इनटू डेल्टा या डेल्टा इनटू इनपुट। जी जी, तो इनपुट की वैल्यू उनके लिए
सो आई थिंक दैट वाज आउटपुट, जो पिछले न्यूरॉन की आउटपुट थी वो हम मल्टीप्लाई करते थे उनके साथ। पर चूंकि वो आउटपुट जीरो हो गई थी, सही, तो वो खुद ही जीरो हो जाएंगे। वो खुद ही जीरो हो जाएंगे। लेकिन मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, और मेरे ख्याल में शायद मेरे से अभी शायद कुछ लिख के करना पड़ेगा कि क्या क्या कुछ ग्रेडियंट्स खुद ही जीरो हो जाएंगे या एक्सप्लिसिटली करने पड़ेंगे, ये देखना पड़ेगा। बहरहाल बस यू शुड कीप इन माइंड कि कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि वो न्यूरॉन जिसको आपने जीरो सेट कर दिया था उसके वेट्स भी एडजस्ट होने लग जाएं। उसके वेट्स अब एडजस्ट नहीं होने चाहिए क्योंकि उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था लॉस में। ओके, अच्छा, हल्का सा डिटोर लेते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर एक पॉपुलर मेटा एल्गोरिदम है। वो मेटा एल्गोरिदम और उसका नाम है बैगिंग। उसका आइडिया ये है कि आप मल्टीपल मशीन लर्निंग के मॉडल ट्रेन कर लेते हैं। लेट्स से यानी अगर न्यूरल नेटवर्क्स पे रहें तो एक न्यूरल नेटवर्क की बजाय मैं अपनी प्रॉब्लम पे 10 न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर लूँगा, और लेकिन हर न्यूरल नेटवर्क को ना अपने ट्रेनिंग डेटा के सेपरेट कोई रैंडम सबसेट है उस पर ट्रेन कर लूँगा। और उसके बाद जब मैं फाइनल आंसर निकालूंगा ना, वो सारे जो मेरे 10 नेटवर्क्स थे उनके जो आंसर निकलते हैं उनके आंसर्स की एवरेज ले लूंगा मैं, जो कि ये इक्वेशन कह रही है कि माय फाइनल आंसर कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स द एवरेज ऑफ माय इंडिविजुअल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, उनका जो आंसर आया था इनपुट एक्स पे। इट हैज बीन शोन कि बैगिंग के जो रिजल्ट्स हैं, ये एवरेजिंग के या सम करने के, दे आर यूजुअली बेटर देन द बेस्ट इंडिविजुअल मॉडल दैट यू हैव। आपके 10 न्यूरल नेटवर्क में जो सबसे अच्छा था ना, उससे भी बेहतर रिजल्ट्स आ जाते हैं अगर आप मल्टीपल मॉडल्स की एवरेज कर लें। और ये चाहे न्यूरल नेटवर्क हो, चाहे मशीन लर्निंग की कोई भी और मेथड हो, ये जो मेटा एल्गोरिदम है बैगिंग का, इट जस्ट गिव्स बेटर रिजल्ट्स। और इसमें और इसकी वजह ये है कि वन ऑफ द रीजंस इज कि किसी एक नेटवर्क का जो बायस होगा, किसी एक जो आपने मॉडल ट्रेन किया है, अगर वो किसी खास जगह पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो बाकी नेटवर्क्स में से कोई ना कोई हो सकता है जो वहां भी अच्छा परफॉर्म कर ले। ठीक है, तो ये ऐसे है कि आप हर बात एक ही हर फैसला या हर एडवाइस अगर आप एक ही बंदे से लेते रहें वर्सेस आपने ज्यादा लोगों से एडवाइस ले ली और उनकी एडवाइस की एवरेज कर ली, तो अक्सर ये बेहतर फैसला हो जाता है। ठीक है, ड्रॉप आउट जो भी हमने देखा है, रैंडमली न्यूरॉन्स को जीरो कर देना, दिस कैन बी व्यूड एज बैगिंग। ठीक है, और देख लेते हैं कैसे। लेट्स से आपके पास एक मशीन लर्निंग का मॉडल है और उसमें n न्यूरॉन्स हैं। ये टोटल न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं, सारी लेयर्स को मिला के कोई आर्किटेक्चर है आपके पास न्यूरल नेटवर्क जिसमें n न्यूरॉन्स हैं। अगर तो आप हर न्यूरॉन को ऑन या ऑफ रखते हैं तो फिर आपके पास 2 to the power n सब आर्किटेक्चर्स बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सादा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मेरे पास लेट्स से सिर्फ 3 ही न्यूरॉन्स हैं और सिर्फ ये न्यूरॉन्स ही हैं जो पूरे नेटवर्क में 3 न्यूरॉन्स हैं, और ये भी ऑन या ऑफ हो सकता है, ये भी ऑन या ऑफ हो सकता है, ये भी ऑन या ऑफ हो सकता है। वेल, इसके ऑन और ऑफ के जो टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 2 to the power 3 होंगे। तो अगर मेरे पास जितने भी न्यूरॉन्स हैं हर एक को अगर मैं ऑन या ऑफ रख सकता हूं तो मेरे पास ऑन या ऑफ की जो कन्फिग्रेशंस आएंगी ओवरऑल वो 2 to the power n होंगी। ठीक है, जब भी आप एक रैंडम सबसेट
को ऑफ कर देंगे. Whenever a random subset of neurons is switched off, we are essentially training on only one of the 2 to the power n sub-architectures. यानी जिस तरह बैगिंग में आपने कहा था कि मैं 10 मॉडल ट्रेन कर लेता हूं, यहां भी जब आप ऑन और ऑफ कर देते हैं ना, तो 2 to the power n डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हो सकते थे आपके पास. आप बेसिकली उन 2 to the power n सब आर्किटेक्चर्स में से किसी एक पे ट्रेन कर रहे हैं इस वक्त. ठीक है. अगली दफा जब आप फिर से रैंडम न्यूरॉन्स को ऑफ कर देंगे, तो फिर अगेन किसी और सब आर्किटेक्चर पे ट्रेन कर रहे हैं. अगली दफा फिर रैंडम सबसेट को ऑफ कर देंगे. उसके बाद फिर आप किसी एक रैंडम सबसेट पे आर्किटेक्चर पे ट्रेन कर रहे हैं. तो आप बार बार डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं. और बैगिंग में तो आप एवरेज लेते थे एंड पे. ठीक है. तो यहां भी जब आप टेस्टिंग टाइम करेंगे, एट टेस्टिंग टाइम आप एवरेज ही ले लें. एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेशन एवरेज ही होती है, राइट, वेटेड एवरेज. तो आप एक्सपेक्टेड आउटपुट ले लें किसी भी न्यूरॉन की. अब जो न्यूरॉन की आउटपुट है y, वो एक, उसको आप रैंडम वेरिएबल समझें, क्योंकि जो न्यूरॉन की आउटपुट है, ट्रेन ही ऐसे हुआ है, न्यूरॉन ट्रेन ऐसे हुआ है कि या तो वो 0 आउटपुट दे देता है विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा, या फिर जो भी उसके एक्टिवेशन फंक्शन से निकला था h ऑफ a, और h ऑफ a आउटपुट होने की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, राइट. ड्रॉप आउट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा थी, 0 हो जाए, और जो भी वैल्यू निकल रही थी उसको हम ना छेड़ें, इसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा थी. हर न्यूरॉन के साथ ये बिहेवियर था. तो इस यहां से आपको पता लगेगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, so expected value of this random variable, एक्सपेक्टेशन का तो फॉर्मूला होता है ना, वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू. सो 0 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस h of a multiplied by alpha. So the answer will be alpha into h of a. ठीक है. That's the expected value of a neuron. ठीक है. यानी मैंने सिर्फ ये करना है, टेस्टिंग टाइम पे आप पहले तो टेस्टिंग टाइम पे h ऑफ a ये तो निकालते ही थे ना, मैंने बस उसकी आउटपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है. दैट्स इट. और ये जो अल्फा से मल्टीप्लाई किया है, ये मैंने एवरेज ले ली है, उसके आंसर्स की एवरेज ले ली है, एक्सपेक्टेशन निकल आई है. ये मैंने इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये बैगिंग हो रही है, क्योंकि मैं मल्टीपल आर्किटेक्चर्स की एवरेज ले रहा हूं. ठीक है. और ये जो अल्फा से आपने मल्टीप्लाई किया है, ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या अगर अपना काम कम करना चाहते हैं तो यू शुड रियलाइज के जिसको आप ये जो न्यूरॉन था, कोई भी न्यूरॉन था YJ, इसने आगे कैसे यूज होना है. ठीक है. आगे इसने यूज होना है W ट्रांसपोज X की तरह, कि अगले न्यूरॉन्स के वेट से मल्टीप्लाई होना है इसने, और फिर बायस ऐड होना है. ठीक है. यानी अगली लेयर की प्री एक्टिवेशन इस तरह से कंप्यूट हो रही है. मैं इस YJ को रिप्लेस करने लगा हूं बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू अल्फा इंटू HJ है. अगर मुझे पता है कि मैंने ये अल्फा मल्टीप्लाई करना है, हर बारी अगर मुझे पता है मैंने करना है अल्फा मल्टीप्लाई, तो मैं इस सारे यानी बार बार अल्फा से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं एक ही बारी ये करता हूं कि मैं अल्फा को अगली लेयर के वेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं.
और अगली लेयर के वेट्स से जब अल्फा को मल्टीप्लाई करता हूं तो अब मेरे पास वेट्स ही अपडेट होके आ गए हैं। लेट्स कॉल देम डब्ल्यू टिल्डा, वेट्स ही अपडेट हो गए। तो आप ट्रेन करें, यानी आप ट्रेन कर लें और ट्रेनिंग के बाद अगली लेयर के जो वेट्स हैं ना उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें और ये फाइनल वेट्स आ गए आपके पास और सेव हो गए। और जब ये सेव हो गए अब फॉरगेट अबाउट अल्फा, वो अल्फा हो गया मल्टीप्लाई जहां होना था। ठीक है, एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन बार बार अब नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब टेस्टिंग टाइम पे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, आपने अल्फा को एडजस्ट कर लिया है। अब इससे जो आंसर निकलेंगे इस नेटवर्क के वो ये एवरेज वैल्यूज ही होंगी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ही होंगी, इसका मतलब बैगिंग हो रही है। कई लोग मेरे ख्याल में ट्रेनिंग में इसको भी यूज कर लेते हैं और ये अल्फा को मल्टीप्लाई नहीं करते टेस्टिंग टाइम पे, विच मीन्स कि वो बैगिंग नहीं कर रहे होते। तो अगर आपने बैगिंग का फ़ायदा उठाना है तो टेस्टिंग टाइम पे अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करके फ़ायदा उठाएंगे। तो ऑल्टरनेटिव भी है, आप ये भी कर सकते थे कि अगली लेयर के वेट से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ट्रेनिंग के दौरान जब भी किसी की आउटपुट आती है तो उसको 1 ओवर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी न्यूरॉन की आउटपुट को 1 ओवर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें। और टेस्टिंग में कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि असल में एवरेज कैसे आती थी, बाद में अल्फा से मल्टीप्लाई करके एवरेज आ रही थी। तो ये कहते हैं आप ऐसा करें, ट्रेनिंग के दौरान 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि बाद में अगर आप कुछ भी नहीं करते इसका मतलब है आपने अल्फा से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो ये ट्रिक्स हैं ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े। इन दोनों ऑल्टरनेटिव्स का, इन दोनों का काम सिर्फ ये है कि आपको टेस्टिंग टाइम पे कुछ भी ना करना पड़े। ठीक है, दोनों का मकसद सिर्फ ये था। To avoid doing anything at testing time. And still achieve bagging. ठीक है, कि आप एवरेज ले रहे हैं मुख्तलिफ मॉडल्स। ओके, ओके, तो दिस वाज ड्रॉप आउट। ठीक है, सादा सा मेथड था ये। ऑल यू हैव टू डू इज हर न्यूरॉन पे जाएं, रैंडम नंबर जनरेट करें, हर न्यूरॉन पे जाएं, रैंडम नंबर जनरेट करें। अगर वो रैंडम नंबर अल्फा से बड़ा है तो ज़ीरो कर दें आउटपुट को, अगर अल्फा से छोटा है तो डोंट टच। ठीक है, अब आते हैं एक और टेक्निक पे, नॉर्मलाइजेशन। इनपुट डेटा को, जो आपने अपने मशीन लर्निंग के मॉडल में जो भी चीज़ इनपुट की है, इनपुट डेटा को नॉर्मलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे आपके मशीन लर्निंग के मॉडल की न्यूमेरिकल या ट्रेनिंग के वक्त न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, और आपका ट्रेनिंग टाइम भी कम हो जाता है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपके जो इनपुट फीचर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप मुझे इनपुट वेक्टर x देते हैं तो उसके अंदर असल में x1 एक इनपुट फीचर है, x2 एक इनपुट फीचर है, एंड सो ऑन, लेट्स से xd इनपुट फीचर्स हैं। अगर आपके ये x जो वेक्टर है और इसमें जो इनपुट फीचर्स हैं x1 x2 xd तक, अगर ये नॉर्मलाइज्ड हैं तो फिर ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। वरना डर है कि कुछ इनपुट फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडल के लिए और कुछ कम इंपॉर्टेंट होंगे मॉडल के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइज। लेट्स सी कि क्या हो रहा है। यानी चलें ऐसा करते हैं,
डी को 2 रख लेते हैं। मेरे पास एक 2D में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो एक्टिवेशन आती है, एक्टिवेशन कहेंगे या हाँ एक्टिवेशन, मेरे पास एक्टिवेशन ऐसे आती है W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस 22। ना इमेजिन के x1 की जो रेंज है, x1 बहुत बड़ी वैल्यूज, नेगेटिव रेंज में भी ऊपर जाता है और पॉजिटिव में भी ऊपर जाता है, यानी काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं x1 की। और x2 जो वेरिएबल है ओवर पूरे ट्रेनिंग डेटा पे अगर देखें तो ये बहुत कम इसकी रेंज है, ठीक है। मुझे ये बताएं, आप में से कोई अगर मुझे बता सके कि ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू को कौन ज्यादा इफेक्ट करेगा x1 और x2 में से? ए की वैल्यू को कौन ज्यादा इफेक्ट कर रहा होगा? x1 ही कर रहा होगा क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा है वैल्यू की। x1 क्योंकि हाँ, क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा है, ठीक है। मसलन x1 की रेंज अगर लेट्स से -100 से 100 तक है, और x1 की रेंज अगर -1 से 2 तक है, जनरली अगर इस तरह की रेंज है, तो A का आंसर विल बी अफेक्टेड मच मोर बाय व्हाटएवर इज कंटेन्ड इन x1। और अगर A का आंसर x1 की रेंज की वजह से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो मुझे बताएं कि A की वैल्यू कंट्रोल करने के लिए कौन से वेट के साथ मुझे ज्यादा खेलना पड़ेगा? W1। यानी ओके, अगर मैं चाहता हूं कि A की वैल्यू छोटी आए तो मुझे क्या करना चाहिए? ए की वैल्यू मैं चाहता हूं उसका मैग्नीट्यूड छोटा आए, तो मुझे क्या करना चाहिए? सर फीचर के लिहाज से स्केलिंग कर लेंगे। मतलब ये है कि अगर एक नॉर्मल सा करें तो x1 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करके टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट से डिवाइड करें, इस तरह का कुछ। और इसी तरह x2 की लेट्स से अगर इसकी इजाजत नहीं है, x1 की जो रेंज है वो है, x2 की जो रेंज है वो है, अब मैं चाहता हूं कि a का वैल्यू जो है वो उसका मैग्नीट्यूड कम आए, a की वैल्यू का मैग्नीट्यूड कम आए, तो मुझे क्या करना चाहिए? x1 x2 को नहीं छेड़ सकता मैं वो इनपुट से। सो वेट कम कर देंगे, W1 को कम रखूं या W2 को कम रखूं? W1 को कम रखेंगे तभी हमारा कोएफिशिएंट उसी फैक्टर का छोटा होना चाहिए जो ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। जी, अगर मैं W2 को छोटा मैं रख सकता हूं W2 को छोटा, लेकिन अगर W2 को छोटा रखूंगा तो ठीक है, यहां से कोई आंसर आ जाएगा, लेकिन जो x1 से W1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से जो आंसर आ रहा है वो डोमिनेट कर रहा है। A की वैल्यू इज बीइंग डोमिनेटेड बाय W1 into x1. Why? Because x1 has a very large range. So your machine learning model will try to focus more on x1 instead of focusing on x2. तो that's what I mean कि जब मैं कहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन, अब हम देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है, कि ये चीज़ों को इक्वली इंपॉर्टेंट बना देती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि मैंने ट्रेनिंग डेटा में मैं ये चीज़ भी उसको दे रहा था, x1 x2 भी, मैं तो इनपुट के बहुत सारे बातें बता रहा था मशीन लर्निंग के मॉडल को, लेकिन असल में हो ये रहा होगा कि जस्ट बिकॉज कुछ आपके इनपुट फीचर्स की रेंज बड़ी है और कुछ की छोटी है, आपका मशीन लर्निंग मॉडल, आपको पता भी नहीं होगा कि वो कुछ को इग्नोर करी जा रहा है। हो सकता है वो बहुत सारी फीचर्स को इग्नोर कर रहा हो, यानी ये उतना ही अच्छा मॉडल है कि आप सिर्फ x1 ही दे देते, क्योंकि दूसरे का तो कोई खास फायदा ही नहीं हो रहा मुझे।
सो लेट्स सी कि ये नॉर्मलाइजेशन अब कैसे होगी। वो बल्कि एक स्टूडेंट ने तो हिंट कराया था कि ये इनको स्केल कर लें, तो यही करेंगे हम अब, स्केलिंग और कुछ ज़ीरो की तरफ लाएंगे चीज़ों को। सो लेट्स से आपके पास ओरिजिनल डेटा मौजूद है और 2 डिमेंशंस का ही डेटा है, और ये डेटा इस तरह से इसका स्कैटर है, ठीक है, कि खैर दिस इज योर होल ट्रेनिंग डेटा एज अ स्कैटर प्लॉट। सबसे पहला काम कि इस स्कैटर का भी तो कोई एवरेज पॉइंट होगा। लेट्स से ये इसका मीन है, डेटा का मीन है। अगर मैं सारे डेटा में से ये मीन वैल्यू माइनस कर दूं तो मेरा डेटा जैसा इसका ट्रेंड पहले था, ट्रेंड अभी भी वैसा ही रहेगा, लेकिन अब मेरे डेटा का मीन विल बी एट 0। इसे कहते हैं ज़ीरो सेंटर्ड डेटा। आपने डेटा के अंदर से मीन वैल्यू माइनस कर दी। मीन भी एक 2D पॉइंट होगा, डेटा मेरा 2D में था, मैंने वो माइनस कर दिया, तो मेरा डेटा अब 0 यानी ओरिजिन के इर्द गिर्द पड़ा होगा, ज़ीरो सेंटर्ड हो गया। लेकिन आप नोट करें कि x1 डायरेक्शन में ये जो रेड एरो है, ये जो x1 की डायरेक्शन में इस डेटा की रेंज या स्प्रेड या स्टैटिस्टिक्स की ज़ुबान अगर मैं बोलूं, तो x1 की डिमेंशन में डेटा की वेरिएंस कम है और x2 डायरेक्शन में डेटा की वेरिएंस ज़्यादा है। एंड नाउ यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अगर आप इस तरह के डेटा पे ट्रेन करेंगे तो आपका मशीन लर्निंग का मॉडल विल ट्रीट x2 वाली वैल्यू एज बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट समहाउ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब इक्वली ट्रीट हो जाएं, तो आपके पास जो आसान हल है वो आप x1 वाले जो पॉइंट्स, x1 जो भी वैल्यूज़ हैं x1 की, उनको आप इस वेरिएंस से डिवाइड कर दें, और जो भी x2 डिमेंशन की वैल्यूज़ पड़ी हैं आपके पास, उनको आप इस वेरिएंस से डिवाइड कर दें। चूंकि ये वेरिएंस ज़्यादा है, आप एक बड़े नंबर से डिवाइड करें होंगे x2 डायरेक्शन में, तो x2 डायरेक्शन में रिजल्टिंग जो स्प्रेड है या वेरिएंस है वो कम हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाट नॉर्मलाइजेशन इज, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डेटा अब नॉर्मलाइज हो गया है। नॉर्मलाइजेशन में हमने 2 काम किए हैं। एक हमने उसको ज़ीरो सेंटर किया था, और ज़ीरो सेंटर करने के बाद हमने वेरिएंसेस से डिवाइड कर दिया था, ताकि डेटा अब ज़ीरो मीन और यूनिट वेरिएंस वाला डेटा बन जाएगा। यूनिट वेरिएंस इन ईच डायरेक्शन, यूनिट वेरिएंस इन ईच डायरेक्शन। ये तो 2D में किया है, D डिमेंशंस में कर लेते, वहां भी यही करते, हर डायरेक्शन की वेरिएंस से डिवाइड कर देते, ठीक है। ओके, और स्टैटिस्टिक्स की जुबान में आपने स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा होगा या Z स्कोर आपने कभी पढ़ा होगा। आर यू गाइस फेमिलियर विद Z स्कोर? जी बिल्कुल सर। तो उससे फेमिलियरिटी कुछ नजर आई आपको? कैन एनीवन हेल्प मी? Z स्कोर ऐसे ही करते थे, x आती थी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, उसमें से मीन माइनस करते थे और स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते थे। जी बिल्कुल ऐसे, ठीक है। असल में हमने यहाँ एग्जैक्टली यही किया हुआ है। मैं कह रहा था वेरिएंस से डिवाइड, लेकिन रियली आप स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करते हैं। जब भी आप किसी रैंडम वेरिएबल को मीन माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो सेंटर हो जाएगा। जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 1 आ जाएगी। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है तो वेरिएंस भी 1 हो जाएगी, क्योंकि उसका स्क्वायर होती है। तो ये जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, दिस वाज जस्ट कंप्यूटिंग Z स्कोर्स, ठीक है।
और जी स्कोर कंप्यूट करने का एक जो और नाम है उसे स्टैंडर्डाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक ही बातें हैं। जी स्कोर, ये सब एक ही बात है। लेकिन इसमें आप ये देख लें कि जो डेटा का ट्रेंड था कि जब x1 की वैल्यू बढ़ती है तो जनरली x2 की वैल्यू भी बढ़ ही रही है, यानी ये कोरिलेटेड है। x1 और x2 आर कोरिलेटेड। जब x1 बढ़ता है तो जनरली x2 भी बढ़ ही रहा होता है। x2 को आप x1 को कम कर दें तो x2 कम ही हो रहा होगा, या उल्टा देख लें, x2 जब कम हो रहा होगा तो x1 भी कम हो रहा होगा, x2 जब बढ़ रहा होगा तो x1 भी बढ़ रहा होगा। ये कोरिलेटेड है। ठीक है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड, नेगेटिवली कोरिलेट भी हो सकते थे। बहरहाल इनमें कोई कोरिलेशन है। और कोरिलेटेड डेटा का मतलब है कि कुछ रिडंडेंसी है। अगर मुझे कोरिलेटेड का मतलब यह है कि x1 को देख के मुझे आइडिया हो जाएगा कि x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। डू यू एग्री? x1 की वैल्यू अगर मैं आपको दे दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा फिर x2 की वैल्यू ये होनी चाहिए। इज दैट ट्रू? यस सर। इसका मतलब है कि x2 टोटली नई इंफॉर्मेशन नहीं अपने अंदर ला रहा। x2 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन x1 के अंदर छुपी हुई थी। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? नो सर, ये नहीं समझ आ रही। Okay, क्योंकि ये तो 2 फीचर के लिए है ना, मतलब मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास अगर ज्यादा फीचर होंगे फिर कैसे कोरिलेशन होगी उसमें। ओके, गुड। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड, चलिए हम थोड़ी सी स्टैट्स देख लेते हैं। जिसको आप वेरिएंस कहते हैं, या चलें मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, पर देयर इज समथिंग कॉल्ड कोवेरिएंस। और जिस तरह आप वेरिएंस कंप्यूट करते थे किसी एक रैंडम वेरिएबल की जो भी एवरेज वैल्यू है, उस एवरेज वैल्यू के इर्द गिर्द, लेट्स से ये x1 है और x1 की ये एवरेज वैल्यू है, μ1 कह देते हैं। ये x1 जो रैंडम वेरिएबल है ये अपनी एवरेज के इर्द गिर्द कितना वेरी कर रहा होता है। ठीक है, इसको वेरिएंस ऑफ x1 से आप कैप्चर करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं x1 और x2, तो there is something called covariance of x1 and x2। ये भी एक नंबर ही आता है और ये मेजर करता है कि फॉर एग्जांपल कि जब x1 अपने मीन से बढ़ता है, जब x1 अपने एवरेज वैल्यू से बड़ा होता है, तो x2 अपनी एवरेज वैल्यू से उस वक्त बड़ा हो रहा होता है या छोटा हो रहा होता है। अगर तो x1 जब अपने मीन से बड़ा है और x2 भी उस वक्त अपने मीन से बड़ा ही होता है जनरली, तो आप कहेंगे इसकी कोवेरियंस पॉजिटिव आएगी। ठीक है, या हाई कोवेरियंस आएगी। ठीक है, तो ये किसी भी 2 रैंडम वेरिएबल्स की आपस में उनका जो बिहेवियर है कि जब एक अपने मीन से बड़ा होता है तो क्या दूसरा भी अपने मीन से तब बड़ा होता है, या एक अपने मीन से बड़ा होता है दूसरा अपने मीन से क्या छोटा हो रहा होता है, या जब एक अपने मीन से बड़ा होता है तो दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ये जो बिहेवियर है, ये स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म एग्जिस्ट करती है, उसे कोवेरियंस कहते हैं। मैं उसका फॉर्मूले में अभी नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि हमें बस वो कहानी ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। कोवेरियंस ऑफ x1 विद इटसेल्फ, ये वेरियंस ही होती है, लेकिन मैं कोवेरियंस सबके साथ कर सकता हूं, x1 की x2 के साथ, कोवेरियंस x1 की xd के साथ। या अब ये आपने कहा था ना कि दो वेरिएबल से ज्यादा हो जाएं, तो अब मैंने ज्यादा कर दिए।
मैंने अपने फर्स्ट इनपुट फीचर x1 की कोवेरियंसेस निकाल दिए सबके साथ, अपने साथ, x2 के साथ, x3 के साथ, ऑल द वे अप टू xd. आई कैन डू दिस फॉर x2 कि x2 की कोवेरियंस x1 के साथ, x2 की कोवेरियंस अपने साथ, एंड सो ऑन, x2 की कोवेरियंस xd के साथ. And I can do this for all of my variables, my input features. ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा. खैर, आई होप कि आप जो लोग मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ रहे होंगे, आई होप आप इस मैट्रिक्स को इनकाउंटर किया होगा या कर लेंगे आप उस कोर्स में. तो इसको कोवेरियंस मैट्रिक्स कहते हैं. और ये जैसे भी कंप्यूट होती है, पॉइंट इज के फीचर्स का, इनपुट फीचर्स का आपस में जो रिलेशनशिप्स है ना, कि x1 x2 के साथ कितना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है. अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कोवेरियंस आई है x1 की x2 के साथ, अगर मैं कहूं कि ये 0 आई थी, तो क्या बता सकते हैं आप मुझे? इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है. यानी x1 की वैल्यू देख के आप मुझे x2 के बारे में कुछ नहीं बता सकते. मशीन लर्निंग के लिए ये अच्छी बात है, वरना आप रिडंडेंट इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं. अगर मैं x1 को देख के x2 के बारे में कुछ कह सकता हूं, इसका मतलब है x2, जब भी मुझे आप x2 की वैल्यू बता रहे हैं तो मुझे 100% नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही. कुछ इंफॉर्मेशन मुझे x1 पहले दे चुका था. तो सिमिलरली जितनी भी ये कोवेरियंसेस ऑफ डायगोनल, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा d बाई डी का, बाय द वे. सर इसे कोरिलेशन भी कहते हैं. कोरिलेशन शायद थोड़ी सी फर्क चीज है, पर आप बेशक यहां पे कोरिलेशन मैट्रिक्स ले आए और वो स्टोरी यही होगी, स्टोरी यही है जी. ठीक, स्टोरी यही है. तो एनीवेज, तो नॉर्मलाइजेशन तो बस ये चीज थी, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन तो स्टैंडर्डाइजेशन थी, जी स्कोर था. हर वेरिएबल में से मीन माइनस कर दें, स्टैंडर्ड डिवीएशन डिवाइड कर दें. लेकिन उससे आपके डेटा की कोरिलेशंस खत्म नहीं होती, रहती हैं. वो जो नीचे वाला पैनल है, इसमें दिखाया हुआ है कि आपके पास ओरिजिनल डेटा था. सबसे पहले आपने उसको जीरो सेंटर भी किया है. तो इसमें वो जो मीन 0 पे चला गया है वो किया है पहले. ठीक है, सबसे पहले आपने उसको 0 पे किया. 0 पे करने के बाद आपने उसको डी कोरिलेट किया है. और ये डी कोरिलेट का आप देख सकते हैं कि रियली डी कोरिलेशन में इट लुक्स लाइक कि आपने रोटेट कर दिया है ना. आपको लगता है कि जैसे मैंने इस मरून वाले स्कैटर को रोटेट सा कर दिया है. हाँ जी सर, इनफैक्ट एग्जैक्टली रोटेट किया है. मैंने एग्जैक्टली ये डायरेक्शन फाइंड की थी कि ये इतना ज्यादा चेंज वाली जो पॉजिटिव स्लोप नजर आ रहा है, ये डायरेक्शन थी क्या. मैं चाहता हूं कि ये डायरेक्शन को मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं, और मैंने रोटेशन की है. और इस रोटेशन के स्टेप को डी कोरिलेशन कहते हैं. ठीक है, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा कि ये कैसे किया, पर इस चीज को डी कोरिलेशन कहते हैं. अब होगा ये यहां, जब आपको मैं कहता था कि x1, मैं आपको कहता था x1 अगर यहां पे है, तो आप मुझे x2 के बारे में बता सकते थे कि x2 जनरली यहां पे हो सकता है.
अगर मैं आपसे कहता था कि x1 यहां पे है, तो आप मुझे जनरली प्रिडिक्ट कर सकते थे कि अच्छा x2 इधर होगा। इधर शायद ऐसा नहीं है। अब अगर मैं आपको कहूं कि x1 यहां पे था, कैन यू प्रिडिक्ट x2 कहां होगा? ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं x1 यहां पे है, जहां मेरा माउस है। कैन यू प्रिडिक्ट कि x2 कहां पे होगा? असल में x2 ऑन एवरेज ऊपर भी रह रहा है, नीचे भी रह रहा है। x1 की कोई भी वैल्यू ले लें आप, x1 की ये वैल्यू ले लें, आपको x2 की वैल्यू इससे ऊपर भी नजर आएगी, नीचे भी नजर आएगी। तो वो जो रिलेशनशिप थी कि x1 को देख के मैं x2 के बारे में कुछ कह देता था, वो खत्म हो गई। अब अनकोरिलेटेड डेटा हो गया है। इस डेटा का अगर मैं कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाऊं तो उसमें यहां डायगोनल पे, ऑफ डायगोनल पे सारे जीरोस पड़े होंगे, इधर भी सारे जीरोस पड़े होंगे, और यहां कुछ वैल्यूज होंगी। खैर, ये तो 2D में था डेटा, और इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स 2x2 का होना चाहिए था, पर मैंने जनरल एक हाई डिमेंशन में बना दिया कि अगर हाई डिमेंशन डेटा भी हो और आप इस तरह से डी कोरिलेट करेंगे तो उसका कोवेरियंस मैट्रिक्स इस तरह का आ जाएगा कि उसकी एक वेरिएबल की बाकियों के साथ जो कोवेरियंसेस हैं वो जीरो हो गई होंगी, अपनी उसकी कोई वेरिएंस होगी। फॉर एग्जांपल यू कैन सी के इस डायरेक्शन में ये वेरी कर रहा है ना डेटा, x1 डायरेक्शन में स्प्रेड है इसका, x2 डायरेक्शन में भी कोई ना कोई स्प्रेड है, थोड़ा है। और अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं x1 और x2 को इक्वल इंपॉर्टेंस दूं, तो मैं फिर से वही करूंगा, इनके स्प्रेड से या स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर लूंगा, एंड दिस गिव्स मी वाइटन्ड डेटा, ऐसा डेटा जो जीरो मीन पे हो, मीन जीरो हो, जिसकी हर डायरेक्शन में वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो, स्प्रेड 1 हो, और वो अनकोरिलेटेड भी हो, यानी उसका कोवेरियंस मैट्रिक्स डायगोनल हो। अगर 2D में रहे तो इस तरह का कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मीन, यूनिट वेरिएंस, और इनफैक्ट यहाँ तो 1 होगा, वेरिएंस 1 आ गई। इनफैक्ट सिर्फ मुझे यही कह देना चाहिए सिर्फ मुझे एक बात कहना ही काफी था कि जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो ये तो बस चीजें थी वेरिएंस या डेटा को नॉर्मलाइज करने के कुछ तरीके थे। यहां तक भी सवाल नहीं? सर ये वाली बात नहीं समझ आई कि आपने कहा है कि x की वैल्यू, x के अगेंस्ट x2 की वैल्यू डी नॉर्मलाइज के अंदर ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी, मतलब x1 की वैल्यू 2 होंगी, x1 की अगेंस्ट x2 की वैल्यू 2 होंगी। हाँ, ओके ओके ओके। नहीं, मेरे पास कोई फंक्शन तो मौजूद नहीं है ना, मेरे पास तो डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं, और मैं वैसे बिहेवियर की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इस ओरिजिनल वाले डेटा में देखते हैं, इनफैक्ट यहां पे देखा भी था कि अगर मैं आपसे कहूं कि x1 की वैल्यू ये ग्रीन पॉइंट है, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं आपसे कहूं कि x1 की वैल्यू ग्रीन पॉइंट है और मैं आपसे कहूं कि अच्छा यार जरा मुझे बता दो x2 क्या रखूं, तो आप x2 का आंसर किस किस्म की रेंज में मुझे देना चाहेंगे? अगर आप कहें कि यार मैं एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दे सकता, लेकिन जनरली x1 मेरे ख्याल में ना तुम्हें फलां चीज देनी, तो क्या वो इस तरह की रेंज नहीं होगी? बिल्कुल ऐसे ही।
बोलिए। यानी आपने एक पॉजिटिव मुझे कहा है कि ये पॉजिटिव सा आंसर आएगा एक, है ना? एग्री। अच्छा, अगर मैं x1 यहां पे दे देता तो आप मुझे पॉजिटिव सा आंसर ना देते, नेगेटिव आना है बिल्कुल। आप नेगेटिव सा आंसर देते और वो आंसर ज्यादा दूर ना होता, मतलब वाकई x2 उस पॉइंट के लिए वाकई इन्हीं में से कहीं आना था। ठीक है। लेकिन जब आप इधर आ जाते हैं, उल्टा देख लेते हैं। अगर मैं आपको x2 की कोई वैल्यू दे देता, मैं आपसे कहता x2 मेरे पास ये नंबर आया है, इस ऑरेंज x2 की वैल्यू के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ यार फिर x1 क्या हो सकता है, क्या कहेंगे आप? सेंटर में सर आपने पॉइंट लगाया है जी बिल्कुल, कि ऑरेंज वाला दूसरे। पॉइंट सेंटर में लगाया है। ठीक है, तो दे- उसके लिए तो x1 की वैल्यू तो तकरीबन आप वो उसी स्केल पे ही है। तो बताएं क्या अगर है x2 x2 वाले एक्सिस पे कहाँ मैं फिर रुकूं कि इसके इस x2 अगर ये है, सॉरी x1 क्या वैल्यू बताऊं, ये आएगा x1, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, सेम सेम स्केल में मेरे ख्याल नीचे की तरफ। ये आएगा x1। और सेम स्केल जब आप कहते हैं तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये आएगा x1, यानी ये वाला पॉइंट होगा। हाँ, हाँ जी, इसी इसी डायरेक्शन में जहाँ ऊपर लगा था ना। व्हाई डू यू से दिस, ये क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि x1 के अगेंस्ट एक ही आउटपुट होगी ना x2 की। नहीं नहीं, आप पॉइंट, और वो ये वाइट डॉट मैं ऐसे कंसीडर करूंगा कि जो आपने वाइट डॉट लगाया है ना उसके अगेंस्ट सेंटर में ये x1 की वैल्यू होनी चाहिए x2 के अगेंस्ट। आपकी कंफ्यूजन इज बिटवीन फंक्शन एंड डेटा। यस। आपके पास फंक्शन नहीं है, आप ठीक फंक्शन के है, तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, आज यहाँ फंक्शन नहीं। अगर फंक्शन नहीं, आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं। ओके ओके, गॉट इट। और जब मैं ठीक सवाल है, पूछता हूं कि अच्छा बताएं जी कि अगर मैं x1 की वैल्यू ये दे दी आपको, ये मजेंटा में जो पॉइंट है ठीक या है। पर्पल में, तो अगर x1 की वैल्यू आपको बता दूं तो क्या आप मुझे x2 का बता देंगे कि यार वो अच्छा ये वाला पॉजिटिव पॉइंट है या ये वाला नेगेटिव कहीं इधर पॉइंट होगा, यानी उसकी रेंज ही मुझे कुछ कुछ गेस कर सकते हैं कि x2 की वैल्यू कैसी होगी? नहीं नहीं नहीं, आई एग्री। आप इतना गैस कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हाँ जी। दोनों के बराबर चांस। और सर ये जो ऊपर वाले ग्राफ में आपने मीन को माइनस और डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन किया है तो दोनों का स्केल बराबर आएगा। मतलब थर्ड जो है ग्राफ इट लुक्स के जब भी हम मीन से माइनस और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे तो ये एक ही स्केल पे हो रहे होंगे या एक ही रेंज में हो रहे होंगे। रिजल्ट, जो रिजल्ट है हाँ वो, जी, स्केल मतलब उसकी रेंज जो है माइनस म्यू और डिवाइड करके स्टैंडर्ड डेविएशन उनकी रेंज जो है स्केल की वो सेम आ जाएगी। जी जब भी आप ये करेंगे ना, मसलन x1 माइनस μ1 ओवर सिग्मा 1, जी तो ये जो z1 आ जाएगा ये नेसेसरली इसका मीन 0 होगा और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होगी। ठीक है। और जब आप x2 के साथ ये करेंगे, x2 माइनस μ2 ओवर सिग्मा 2, तो z2 जो आ जाएगा नेसेसरली z2 का भी मीन 0 होगा और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होगी। और इन फीचर्स की जो रेंज है वो भी सेम होगी दोनों की, Z1 और Z2 की मिन और मैक्स रेंज। नहीं, बिल्कुल नहीं, रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन में फर्क है। ठीक है, रेंज क्योंकि आप सर सही यहाँ कह पे रहे हैं, मिन और मैक्स है, तो मिन हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, मैक्स आगे पीछे हो जाए। स्टैंडर्ड डिविएशन कैप्चर करती है कि ऑन एवरेज ये कितना
ऑन एवरेज ये कितना वेरी कर रहा है मीन से, ठीक ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्योंकि को सर हम बंद मैं कर रहे हैं, रेंज ऊपर नीचे हो सकती है। ये कोई और सवाल था? जी सर, असल में कंफ्यूजन ये है कि जो ये चार्ट बना हुआ है ना, जो रेड लाइन है उसकी जो लेंथ लगती है एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली सेम लग रही है मुझे। मैं इस वजह से थर्ड वाले की जी है लेकिन थर्ड सेम, वाले में वो है सेम, पर ये रेंज को नहीं डिनोट कर रही ठीक है। ये। और मैं अभी भी मैं लेस स्पेसिफिक ही रहता हूँ, ये स्प्रेड को डिनोट कर रही है। ओके 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 ठीक और है। स्प्रेड को मैं, स्प्रेड की जो डेफिनेशन है, थोड़ी सी स्टैट्स कर लेते हैं। स्प्रेड की जो डेफिनेशन है वो रेंज हो सकती है अगर आप चाहें। स्प्रेड की ठीक है डेफिनेशन स्टैंडर्ड डिविएशन भी हो सकती है अगर आप चाहें। ये तो हमारी मर्जी, हमने क्या डेफिनेशन लेनी है। फिलहाल हम ठीक है स्टैंडर्ड डिविएशन यूज कर रहे हैं। जी ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके। कोई और सवाल जी? चलें आगे चलते हैं। तो ये तो था नॉर्मलाइजेशन। न्यूरल नेटवर्क्स के लिए आप इनपुट्स को तो कर ले नॉर्मलाइज, यानी लेट्स से आपके पास इनपुट लेयर थी, इनपुट्स को तो कर लें आप नॉर्मलाइज। हिडन लेयर का क्या करेंगे? और अगली हिडन लेयर का क्या करेंगे? क्या क्या इधर से जो चीजें आ रही हैं और इधर से जो चीजें आगे जा रही हैं, क्या उन्हें नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए? अगर आप ये कहते हैं कि मैं, मेरे जो इनपुट्स थे, फीचर्स थे x1 x2 xd, मैं चाहता हूं कि ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएं, किसी एक पे फोकस ना करूं मैं, सब पे बराबर फोकस हो, तो फिर आप इनको नॉर्मलाइज करते थे। तो इधर से जो, तो फिर यहां से जो आगे जा रही हैं चीजें, आप उनके लिए भी तो चाहेंगे कि ये भी नॉर्मलाइज हो जाए फिर, ताकि इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाए। फिर आप चाहेंगे कि यहां से जो आगे जा रही हैं चीजें वो भी नॉर्मलाइज हो जाए, एंड सो ऑन। तो बैच नॉर्मलाइजेशन जो है, ये मेथड इसी चीज को एड्रेस करता है कि न्यूरल नेटवर्क्स में होता ये है कि एक न्यूरॉन की जो इनपुट है वो पिछले न्यूरॉन्स की आउटपुट्स पे डिपेंड कर रही होती है। और जो पिछले न्यूरॉन की आउटपुट्स हैं, ट्रेनिंग के दौरान, अब मैं बात कर रहा हूं, किसी भी न्यूरॉन की आउटपुट, ये मेरे पास कोई न्यूरॉन है, ये इसके कोई वेट्स हैं और ये इसकी कोई आउटपुट है। ट्रेनिंग के दौरान ये जो वेट्स हैं, लेट्स कॉल दिस W1 W2 W3, ट्रेनिंग के दौरान तो ये वेट्स वेरी कर रहे हैं। W1 को अपडेट करी जा रहे हैं, W2 को अपडेट करी जा रहे हैं, W3 को अपडेट करी जा रहे हैं। इसका मतलब है कि चूंकि इसके वेट्स वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसकी जो आउटपुट है ये भी वेरी कर रही होगी, ये भी ऊपर नीचे जाती होगी, क्योंकि वेट्स वेरी कर रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान। इसलिए सिर्फ इनपुट लेयर जो X जिसको आप कहते थे, इनपुट सैंपल, सिर्फ उसको नॉर्मलाइज करना काफी नहीं है। जो आगे जितनी भी न्यूरॉन्स हैं, हिडन लेयर्स के भी, या जितनी भी इंटरमीडिएट लेयर्स हैं, उनको जो इनपुट्स जा रही हैं उन्हें भी नॉर्मलाइज करें। ठीक है, यानी हर न्यूरॉन को जो इनपुट जा रही है, एवरी न्यूरॉन इन एवरी लेयर, व्हाटएवर इनपुट इट इज गेटिंग,
दैट इनपुट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। लेकिन याद रहे कि वो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वो डिफरेंशिएबल नहीं है नॉर्मलाइजेशन का तरीका, तो फिर आप उस पर लर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ग्रेडियंट की आप नॉर्मलाइज कर लें लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ग्रेडियंट में तो उसका कोई रोल नहीं आएगा। तो अगर कोई चीज़ ग्रेडियंट इग्नोर कर रहा है तो लर्निंग उसके थ्रू नहीं हो रही होगी। सो बैच नॉर्मलाइजेशन का तरीका है, हर न्यूरॉन की इनपुट को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, हर न्यूरॉन की इनपुट को नॉर्मलाइज वो करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएबल तरीके से करेंगे ताकि हम इसको मशीन लर्निंग में एक्सप्लॉइट कर सकें। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, अब आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। ठीक है, हम ये डायग्राम में थोड़ा सा ट्रिक एक करेंगे। मेरे पास, मैं किसी एक न्यूरॉन की बात कर रहा हूं, ओनली वन न्यूरॉन। इनफैक्ट अब मैं थ्रू आउट अगली जो सीरीज ऑफ स्लाइड्स है उसमें आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली वन न्यूरॉन। मेरे पास जब अब किसी एक न्यूरॉन में से आयत इनपुट सैंपल जब गुजरता है, ठीक है, मैं उसकी प्री एक्टिवेशन निकालता हूं AI, और उसके बाद मैं उसको एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजार देता हूं H ऑफ AI। जब आप मिनी बैचेस में काम करते हैं, आपने अपनी असाइनमेंट्स में मिनी बैचेस पे काम किया होगा। मिनी बैचेस जब काम करते हैं तो वही एक न्यूरॉन यही स्टेप के प्री एक्टिवेशन कंप्यूट करें और एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजार लें। ये उस बैच के अंदर जितने भी सैंपल थे उनके लिए सेपरेटली ये स्टेप कर रहा होगा। ये फिगर ये बता रही है। ये जो सर्कल मैंने बनाया हुआ है ये एक न्यूरॉन है, ये अगला सर्कल वही न्यूरॉन है, यहां पे ये आखिरी सर्कल ये वही न्यूरॉन है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन दीज स्लाइड्स आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वन न्यूरॉन, इट्स द सेम न्यूरॉन। मैं उस न्यूरॉन का की ऑपरेशंस देख रहा हूं कि जब बैच में पहली एग्जांपल आई थी, लेट्स कॉल इट एग्जांपल 1, तो उसने प्री एक्टिवेशन निकाली, उस पे एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजारा और आंसर निकाल दिया H ऑफ A1। उसी न्यूरॉन ने सेकंड एग्जांपल के लिए A2 प्री एक्टिवेशन, आउटपुट H ऑफ A2, और बैच में जो यू कीप गोइंग, और बैच में जो आखिरी एग्जांपल थी उसके लिए प्री एक्टिवेशन निकाली, एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजारा, आंसर निकाल लिया। यहां तक कोई सवाल? ये चीज क्लियर है आप लोगों को? इज दिस क्लियर? जी सर। एवरीवन? ओके, ये जिसको हम बैच नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। बैच नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा स्टेप है जो इन A1, A2 और जितने भी आके बैच में प्री एक्टिवेशंस पड़ी थी ना, इनको कन्वर्ट कर देता है कुछ और चीजों में। इन प्री एक्टिवेशन की वैल्यूज जो बैच की थी इनको कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने के बाद एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजार देगा। यानी जो ट्रेडिशनल आप काम करते हैं उसमें हर एग्जाम्पल की प्री एक्टिवेशन A1 H में से गुजर जाती है, A2 H में से गुजर जाती है। बैच नॉर्मलाइजेशन इन A1, A2, A3, A10 जितने भी हैं इनको जरा सा चेंज करेगा और फिर H में से गुजार देगा हर एक को। लेट्स सी, as I said, batch norm will take your pre-activations of your batch, convert them to it will convert them to normalized pre-activations, ठीक है, standardized pre-activations, Z scores,
इनफैक्ट जी स्कोर से भी ज़रा सा बढ़ के, ठीक है। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, A1 जो है वो A1 हैट बन जाएगा, A2 हैट बन जाएगा, A10 फॉर एग्जांपल अगर बैच साइज 10 है, A10 हैट बन जाएगा। लेकिन ये A1 हैट सिर्फ A1 को देख के नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। A1 हैट की वैल्यू सारों को देख के आ रही होगी, पूरे बैच पे डिपेंड करेगी A1 हैट की वैल्यू। A2 हैट की वैल्यू पूरे बैच की वैल्यूज पे डिपेंड कर रही होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। और उसके बाद फिर आप A1 हैट के ऊपर अकेले एक्टिवेशन फंक्शन गुजार देंगे। A2 हैट जो वैल्यू आई थी एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजार दें, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ऑल दैट बैच नॉर्मलाइजेशन डिड वाज कि अब आपकी जो प्री एक्टिवेशन आई थी उनको अलग-अलग रखने की बजाय उनको आपस में मिक्स सा कर दिया, क्योंकि A1 हैट की वैल्यू अब डिपेंड कर रही थी बैच की पूरी प्री एक्टिवेशन में। इधर कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? एनीवन? मुझे कम से कम इतना ही कह दिया करेंगे, नहीं जी क्लियर है, ताकि मैं आगे जा सकूं। क्लियर है सर। ओके सर मगर इसमें फिर ये होगा कि हम दो एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं समहाउ। कहाँ है दो एक्टिवेशन फंक्शंस के नाम बताएं। मतलब एक तो ये एच वाला है ना, ये इसे भी तो एक्टिवेशन ही कह सकते हैं ना। आप एक स्केल के ऊपर लेके जा रहे हैं जब बैच नॉर्मलाइज का आप यूज कर रहे हैं। नहीं, एच तो एक्टिवेशन फंक्शन है, दूसरा कौन सा है? ये BN से गुजरने के बाद ये एक पूरा प्रोसीजर है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है। बैच नॉर्म एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके बैच की प्री एक्टिवेशंस को कुछ और नंबर्स में कन्वर्ट कर देती है। और अब देख लेते हैं वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन से हमें एतराज नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने यहां भी तो, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते थे, वाज़न्ट इट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय डेटा? जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आप वाइटनिंग कहते थे कि जी कोरिलेशन खत्म हो जाए, दैट वाज आल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माय डेटा पॉइंट्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने से तो हमें एतराज नहीं है, राइट? यस ओके, तो मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन करने लगा हूं। और अब देख लेते हैं ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। बैच नॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन अब अगली स्लाइड पे मौजूद है। बड़ी सादा ट्रांसफॉर्मेशन है। कंसिडर न्यूरॉन्स प्री, सो ये वो लेट्स से बैच साइज मेरा था 10, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास, अगेन आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वन न्यूरॉन। उस न्यूरॉन के लिए बैच की पहली एग्जांपल के लिए प्री एक्टिवेशन A1 थी, दूसरी एग्जांपल A2। बैच की जितनी भी प्री एक्टिवेशन थी, ये वो सेट ऑफ प्री एक्टिवेशन है। एक मिनी बैच B था। उन 10 नंबर्स के लिए की आप एवरेज कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। निकाल लें वो एवरेज, म्यू कह दें। उन 10 नंबर्स की आप वेरिएंस कंप्यूट कर सकते हैं। ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, AI माइनस म्यू स्क्वायर। ये म्यू वो है जो अभी आपने निकाला है। ये मैं एरो लगा देता हूं। ये जो भी आपने मीन निकाला है, मीन के इर्द गिर्द ही तो स्प्रेड मालूम होता है, ये वही म्यू है। ओके, वेरिएंस कंप्यूट कर देंगे। उसके बाद आप स्टैंडर्डाइज कर दें। हमने पढ़ा है स्टैंडर्डाइजेशन, जी स्कोर्स। उसमें आप कहते हैं AI माइनस म्यू अभी निकाला था, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन अभी निकाली थी, तो ये जी स्कोर्स आ जाएंगे, उन्हें UI कह दें, ठीक है। और हमें पता है कि ये स्टैंडर्डाइजेशन का जो स्टेप है, इसकी वजह से ये जो भी UI आया है ये जीरो मीन होगा और इसकी यूनिट स्टैंडर्ड डिविएशन होगी, यानी यूनिट वेरिएंस होगी, ठीक है। यानी ये हर जो U1 यहाँ पे है, ये एक रैंडम वेरिएबल है, जीरो मीन यूनिट स्टैंडर्ड डिविएशन, जीरो मीन स्टैंडर्ड डिविएशन 1। इस रैंडम वेरिएबल का जीरो मीन स्टैंडर्ड डिविएशन 1, ठीक है।
oh wait, no, I think I messed up. Wait. No. ये हरकत करने की वजह से ये जो पूरा सेट आया है, इस पूरे सेट की मीन 0 होगा और इस सेट का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 1 होगी। ठीक है, अगर आप इन नंबर्स की एवरेज निकालें तो वो 0 आएगी और इन नंबर्स की स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें तो वो 1 आएगी। ठीक है, ओके। सो आपने मीन कंप्यूट किया, आपने वेरिएंस कंप्यूट की, आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्टैंडर्डाइज करने के बाद ये जो U1 और U2 ये जो सेट आ गया है 10 नंबरों का, ये 0 मीन यूनिट वेरिएंस वाला सेट है। यानी हुआ ये असल में कि आपका जो न्यूरॉन, यानी जो भी पीछे से वैल्यूज आ रही थी, जो कि जिसकी वजह से ये प्री एक्टिवेशंस बनी थी, ये जो प्री एक्टिवेशंस थी ये वाइल्डली बिहेव करती होंगी, इनका अपना कोई मीन होता होगा। ठीक है, उस मीन के इर्द गिर्द ये कुछ वेरी करती होंगी, यानी कोई इनका स्प्रेड होता होगा, सिग्मा स्क्वायर। मीन हो सकता है नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, स्प्रेड छोटा हो, स्प्रेड बड़ा हो, कुछ ना कुछ इनका बिहेवियर था। लेकिन जब आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन सारी लगा दी है तो अब आपके पास मीन इन नंबर्स का 0 होगा और इनका स्प्रेड 1 होगा। हुआ ये है कि आपने पर काट दिए सारे इसके ना, इसकी ताकत सारी खत्म कर दी है। ये इस प्रोसीजर के बाद सिर्फ आपके पास 0 मीन और यूनिट स्टैंडर्ड डिविएशन वाले नंबर्स ही आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे नेटवर्क क्या हमेशा 0 मीन और यूनिट वेरिएंस वाली चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, ये तो ताकत बहुत ही कम कर दी आपने, ये तो इंटरेस्टिंग काम कर ही नहीं सकेगा कोई। तो आप अब इन नंबर्स के ऊपर UIs जो थे एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आप UI की वैल्यू लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं गैमा से, और उसमें ऐड रिजल्ट में ऐड कर देते हैं बीटा की वैल्यू। और इससे होगा क्या, जब आप एक 0 मीन यूनिट वेरिएंस वाली रैंडम वेरिएबल में गैमा से मल्टीप्लाई करते हैं ना, चलिए खैर मैं इसको समराइज कर देता हूं। ये जो AI हैट जो मैंने डिफाइन किया है यहां पे, जिस तरह से ये डिफाइन हुआ है, AI हैट का मीन, AI हैट का मीन बीटा होगा और मीन के इर्द गिर्द जो इसका स्प्रेड होगा वो, अगर मैं वेरिएंस की बात करूं तो वो गैमा स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कहूं तो वो गैमा होगी। यानी ये जो आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, इससे सिर्फ ये हुआ है कि आपका जो भी ये एक न्यूरॉन था, इस एक न्यूरॉन से जो नंबर्स अब निकल रहे होंगे वो मीन बीटा और स्प्रेड स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस गैमा स्क्वायर होगी। तो ये आपने थोड़ी सी एक्सप्रेसिव पावर आप वापस लाए हैं कि नहीं यार, कि हमेशा 0 मीन वाले नहीं मुझे चाहिए न्यूरॉन्स, मुझे कुछ न्यूरॉन ऐसे चाहिए जो पॉजिटिव मीन हो, कुछ न्यूरॉन ऐसे चाहिए जिनका नेगेटिव मीन हो। तो हर न्यूरॉन का क्या मीन होना चाहिए, क्या उसका स्प्रेड होना चाहिए, वो ये बीटा और गैमा है। लेकिन बीटा और गैमा को आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल के या न्यूरल नेटवर्क के लर्नेबल पैरामीटर्स कर देते हैं। हर न्यूरॉन के साथ आपने ये लगाए हुए और ये लर्नेबल है, यानी इनके लिए हम ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे। इनको जिस तरह आपके न्यूरॉन के वेट्स लर्नेबल थे, ये भी वेट्स की तरह ही हैं, इनको भी आप लर्न कर सकते हैं ग्रेडियंट डिसेंट से।
तो हर न्यूरॉन अपनी एक्सप्रेसिव पावर खुद लर्न करेगा कि मेरा मीन ये होना चाहिए, मेरा वेरिएंस ये होना चाहिए। ओके, ये डायग्राम मैंने बनाई हुई, ये डायग्राम इज अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट ताकि हम डेरिवेटिव्स बैच नॉर्म के देख सकें। मीन मैंने रेड में ड्रॉ किया हुआ है, मीन की इक्वेशन जो है रेड में है, और आप नोट करें कि ये जो मीन आप कंप्यूट करते हैं म्यू, इसको कौन कौन इनपुट कर रहा है। A1 आएगा, A2 आएगा और A10, ये सारे एज जो हैं ये मीन में जा रहे हैं, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ये कैसे कंप्यूट हो रही है, इसके अंदर सारे AIs भी हैं, वो ग्रीन एरोज हैं, A1 A2 A10, और इसमें मीन भी फीड हो रहा है, तो मीन की जो वैल्यू थी वो भी फीड हो रही है। सो दिस ग्रीन एरो इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब आप स्टैंडर्डाइज करते हैं, UIs जब निकालते हैं, तो हर UI को AI चाहिए, इसलिए U1 को A1 से एरो जा रहा है, U2 को A2 से एरो जा रहा है, U10 को A10 से एरो जा रहा है, ओके। और हर UI को मीन और स्टैंड डिविएशन ये दोनों चाहिए, तो U1 को 3 एरोज गए हैं, एक एरो म्यू से, एक एरो सिग्मा से, एक एरो A1 से। इसी तरह U2 को 3 गए हैं, जिनमें से 2 म्यू और सिग्मा से थे, ठीक है। और फिर जो ये मजेंटा में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें आपने AI हैट निकाला है। सो AI हैट को UI चाहिए, गैमा चाहिए और बीटा चाहिए, तो UI हैट AI हैट को भी 3 एरोज जा रहे हैं, UI गैमा और बीटा, ठीक है। यहां तक कोई सवाल जी? ये एरोज जो है ना, ये डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं कि ये जो चीजें कंप्यूट हो रही हैं कौन किस पे डिपेंडेंट है। एनी क्वेश्चंस? क्विकली बता दें, और से कि नहीं ये समझ आ गई। सर ये गैमा और बीटा, इसको ज़रा दोबारा बता देंगे, ये कहाँ से आ रहे हैं? इनके बारे में क्या बताऊं, सवाल थोड़ा एक्सप्लिसिट करें। सर जो है ना, शायद मैं डाइवर्ट हो गया था, तो जो है ना थोड़ा हैं क्या चीज़ें और इनकी क्या वैल्यूज क्या होंगी? वैल्यूज लर्न होंगी, ये पैरामीटर्स हैं। जिस तरह A1 कैसे आया था, A1 A1 तो हमारी इनपुट नहीं थी, लेकिन W ट्रांसपोज समथिंग से आया होगा। बिल्कुल सर। पिछली लेयर का जो भी आउटपुट थी Z कह देते हैं, और इस न्यूरॉन के जो भी वेट्स थे W कह देते हैं, तो W ट्रांसपोज Z करके आया होगा, ऐसा ही है। बिल्कुल सर। तो उनमें सवाल ये था कि अच्छा फिर उनमें W क्या थे, और उनका मैं जवाब देता कि यार W लर्न कर रहे हैं। ठीक है। इधर सवाल है कि सिग्मा की फिर वैल्यू क्या है, और उसमें मेरा जवाब है मैं लर्न कर रहा हूँ। बीटा की वैल्यू क्या है, मैं लर्न कर रहा हूँ। ये पैरामीटर्स की तरह ही है मेरे। ठीक है, आगे चलें या और कोई सवाल है? नो सर। ओके, सो ये है बैच नॉर्मलाइजेशन का स्टेप। रिमेंबर मैंने कहा था BN जो बैच नॉर्मलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई थी वो आपके रॉ प्री एक्टिवेशंस को लेती थी, A1 A2 A10, और A1 हैट A2 हैट और A10 हैट में कन्वर्ट कर देती थी। तो ये पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और इनके ऊपर A1 हैट A2 हैट A10 हैट, इनके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन में से आप गुजार दें इनको, ठीक है। पर बीच में ये हो रहा था बैच नॉर्मलाइजेशन। और नाउ रिमेंबर कि A1 का जो रिजल्ट आया है A1 हैट, ये सबको देख के आया है। डू यू एग्री? A1 हैट का रिजल्ट, AI हैट का रिजल्ट सारे A1 A2 A10 इनको देख के आया है। डू यू एग्री? जी सर। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। ये तो खैर बात हो गई कि ये जो आपने AI हैट अब निकाले हैं
ये इनका मीन बीटा होगा और इनकी स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा होगी, इररिस्पेक्टिव कि शुरू में मीन क्या था और शुरू में सिग्मा क्या था। यानी जो हम कह रहे हैं ना कि वो इनपुट वाइल्डली वेरी कर सकती थी कि म्यू मीन था और पता नहीं इस तरह की उसकी स्प्रेड था। अब आपने सब कुछ चेंज कर दिया और अब आपके इंश्योर हो जाएगा कि बीटा मीन होगा और सिग्मा गैमा स्क्वायर उसकी वेरिएंस होगी। अब ये बीटा और गैमा बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लेकिन जो भी ये लर्न हो गए होंगे ना वही होगी। ये बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अब जब ये लर्न हो गए होंगे। ओके, और ये पूरा प्रोसेस डिफरेंशिएबल था। ये जितना भी हमने पिछली स्लाइड पे फॉर्मूले देखे थे, एक भी फॉर्मूला कोई नॉन डिफरेंशिएबल नहीं था। पूरा स्टेप A1 से लेके AI हैट तक एवरीथिंग वाज डिफरेंशिएबल। तो इसलिए इसको अब हम ग्रेडियंट डिसेंट में यूज करेंगे। जी सर, ये बीटा और गैमा हर न्यूरॉन के लिए लर्न हो रहे हैं? जी ठीक है, हर न्यूरॉन। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वन न्यूरॉन। राइट। और ये इनिशियली रैंडमली हम कोई वैल्यूज इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने W's इनिशियलाइज किए होंगे इसी तरह आप बीटा भी इनिशियलाइज कर लें, गैमा भी इनिशियलाइज कर लें एट टाइम 0 रैंडमली। ये बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स नहीं हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स ये वाले हैं W, ये तो सिर्फ 2 हैं। लेकिन हर न्यूरॉन के लिए? हर न्यूरॉन के, ये भी तो हर न्यूरॉन के लिए W था। ये उस न्यूरॉन के वेट्स हैं और ये बहुत सारे थे, ये तो सिर्फ 2 ऐड हुए हैं। ठीक है, ओके। लेकिन लास्ट टाइम आपने कहा था रेगुलराइजेशन टर्म जो थी हम हर W के लिए ज़्यादा इसलिए नहीं करते, हर लेयर के लिए कि वो ज़्यादा ना हो जाए। नहीं, उनको आप वो हाइपर पैरामीटर्स थे और वो हाइपर पैरामीटर्स की ट्रेनिंग या उनको एस्टिमेट करना था। ये तो मैंने हाइपर पैरामीटर्स भी नहीं रखे, ये तो मैंने लर्न ही कर लिए, ये तो मेरे मॉडल के पैरामीटर्स बन गए हैं। ये तो उसी ट्रेनिंग के अंदर ही लर्न हो जाएंगे, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, मैं बैच नॉर्म के बेनिफिट्स क्विकली मेंशन कर दूं। बैच नॉर्मलाइजेशन का एक फ़ायदा ये है, कई फ़ायदे हैं। ये वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम ख़त्म कर देती है। इवन जब आपने हिडन लेयर्स में लॉजिस्टिक सिग्मॉइड यूज़ किया हो या 10H, आपने ये फंक्शन या ये फंक्शन अगर ये भी यूज़ किए हो ना, क्योंकि याद है हमने रीलू और एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट, हमने कुछ ये लीनियर यूनिट्स वाली फैमिली देखी थी जिससे वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम ख़त्म होती थी। हमने कहा था लेकिन ये जो सिग्मॉइडल फंक्शंस थे एस शेप्ड, ये वैनिशिंग ग्रेडियंट्स कॉज करते थे। लेकिन अगर आप बैच नॉर्म कर रहे हैं तो इवन इस तरह के एक्टिवेशन फंक्शंस वो फिर भी यूज़ किए जा सकते हैं अगर आपने बैच नॉर्म किया हुआ है। वो वैनिशिंग ग्रेडियंट्स को की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अवॉइड कर देते हैं। ख़त्म नहीं करेंगे पर थोड़ी अवॉइड हो जाती है। और चूंकि आपको वैनिशिंग ग्रेडियंट्स का डर नहीं है, आप ज़्यादा लर्निंग रेट को अपना हाई रखें। सो काफ़ी ज़्यादा आपका लर्निंग रेट अलाउ हो जाता है इसमें और आपकी ट्रेनिंग ड्रामेटिकली तेज़ हो जाती है। बहुत जल्दी कन्वर्ज कर जाएंगे आप अच्छे लोकल मिनिमम पे। इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन कि आपने वेट्स क्या इनिशलाइज किए थे। आपने अपनी असाइनमेंट 2 में वेट इनिशलाइजेशन की होगी, करेक्ट? जी सर। और आप लोगों ने देखा होगा कि वेट इनिशलाइज करने से फ़र्क पड़ता है कन्वर्जेंस पे। जी। तो अगर आप बैच नॉर्म कर रहे हैं ना तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने किस तरीके से इनिशलाइज किए थे, ठीक है? तो वेट्स, इनिशियल वेट्स पे डिपेंडेंस कम हो जाती है। इट रेगुलराइजेस द मॉडल, ओवरफिटिंग को कम करता है ये, और ड्रॉप आउट की जो ज़रूरत अब कम पेश आती है। लेकिन जनरली
जो स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूरल नेटवर्क्स हैं उनमें ड्रॉप आउट भी हो रहा होता है और बैच नॉर्म भी हो रहा होता है। ये दोनों चीज़ें हो रही होती हैं जनरली। वाई डज बैच नॉर्म वर्क? जो ओरिजिनल पेपर था बैच नॉर्म का, उन लोगों ने कहा था कि न्यूरल नेटवर्क्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट। और इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट का मतलब सिर्फ ये था कि मसलन आपकी ये वाली लेयर है और फिर ये वाली लेयर है, और जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आई डोंट नो कई लेयर्स हैं, राइट? तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इस लेयर से जो आउटपुट्स निकल रही हैं उनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती होगी, लेकिन जब आपने वेट्स अपडेट कर दिए तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई होगी। यानी पिछले टाइम टाउ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन थी, टाइम टाउ प्लस 1 पे यहां से जो भी आउटपुट्स निकल रही हैं इस लेयर से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज हो गई है। यानी पहले उनके कोई मीन्स थे और कोई वेरिएंसेस थी, जब आपने वेट्स को अपडेट कर दिया तो अगली इटरेशन में वो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल चेंज हो गई, वो मीन बिल्कुल फ़र्क हो गया, वो वेरिएंस बिल्कुल फ़र्क हो गई। तो ये जो इससे जो अगली लेयर के न्यूरॉन्स हैं उनको आपने पहले कहा कि तुम अपने वेट्स तुमने लर्न करने, लेकिन तुम्हें जो इनपुट्स आ रही हैं वो इस डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही हैं, तो उसने वो वेट्स एडजस्ट कर लिए। अगली बारी आपने उसे कहा कि यार तुमने अब वेट्स लर्न करने अपने एडजस्ट करने, लेकिन तुम्हारी जो इनपुट्स हैं अब वो इस डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही हैं। तो ये वाले वेट्स जो हैं ये कंफ्यूज रहेंगे कि यार मुझे किसी एक किस्म की इनपुट तो दो। कभी तुम कहते हो कि ज़्यादातर नेगेटिव नंबर्स हैं उन पे मैंने अपने वेट्स करने हैं, फिर कहते हो नहीं यार पॉजिटिव नंबर्स हैं ज़्यादातर उन पे वेट्स अपने लर्न करो। कभी कहते हो कि जो मेरे नंबर्स हैं वो सारे करीब करीब हैं तो मैं वेट्स अपने एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर तुम कभी कहते हो नहीं वेट्स सारे जो नंबर्स तुम्हें आ रहे हैं वो बहुत दूर दूर भी हो सकते हैं। तो ये इनका क्लेम ये था कि जो अगली लेयर्स हैं, चूंकि पिछली लेयर की इनपुट वेरी करेगी वाइल्डली क्योंकि वेट्स एडजस्ट हो जा रहे हैं, तो जो अगली लेयर की वेट्स हैं वो कंफ्यूज्ड रहेंगे। लेटर लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं वो कंफ्यूज्ड रहेंगे कि मैंने किस डिस्ट्रीब्यूशन पे लर्न करना है, किस तरह के नंबर्स मुझे फीड हो रहे होंगे जिन पे मैंने अपने वेट्स एडजस्ट करने हैं। और इस कंफ्यूजन की वजह से आपका कन्वर्जेंस टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और ओरिजिनल पेपर ने ये कहा था कि हम ये जो इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जा रही है बीच वाली हिडन लेयर्स की, हम इसको रिड्यूस करते हैं। और तो कुछ साल तो ये टर्म चलती रही इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट, हर किसी ने इसको इस तरह ही पढ़ाया, एवरीवन बॉट दिस। लेकिन बाद में, एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोग ये 2 पेपर्स पढ़ लें। और ये जो सेकंड पेपर है इससे आपको पता लगेगा कि रिसर्च और लोगों की रिसर्च को किस तरह से व्यू करना चाहिए, उसको हरफे आखिर नहीं मान लेना चाहिए। इन लोगों ने इनका ये क्लेम उठाया इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट का, और सारी फील्ड मानती थी, बिलीव करती थी कि ये लोग सही बात कर रहे हैं, इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट होता है। ये कहानी हम सब लोगों ने बाय कर ली और बैच नॉर्म इसको ख़त्म कर देता है। इन्होंने इस क्लेम को उठाया, इन्होंने कहा कि पहली बात, ये जो बैच नॉर्म का मेथड है ये इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट को हो सकता है ना रिड्यूस कर रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट प्रॉब्लम है ही नहीं, होने दें डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज, कोई क़यामत नहीं आ जाती। आप लोग तो कह रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है आउटपुट्स की, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, ये अगले न्यूरॉन्स को कंफ्यूज रखती है। इन्होंने कहा नहीं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होते। और एक्सपेरिमेंटली शो किया इन्होंने। इनकी इस पेपर के एक्सपेरिमेंट्स अगर आप देखें तो दैट्स हाउ गुड रिसर्च शुड बी डन। इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि बैच नॉर्म
इसलिए चलता है क्योंकि उसमें एक रेगुलराइजेशन इफेक्ट है, विच मीन्स कि ये लॉस फंक्शन के ग्रेडियंट्स को छोटा कर देता है। दैट्स इट, लॉस फंक्शन के ग्रेडियंट्स छोटे कर देता है। जब ग्रेडियंट्स छोटे होंगे तो मैं स्टीप, जब ग्रेडियंट्स होंगे ना, बहुत स्टीप ग्रेडियंट्स, तो उसमें ओवरशूटिंग और मिनिमम क्रॉस कर देना, यानी आपकी जंप्स बड़ा इरेटिक बिहेवियर है लॉस फंक्शन का ना। तो अगर आप लॉस फंक्शन के ग्रेडियंट्स कोई छोटा, इफ यू कॉज द लॉस फंक्शन टू हैव स्मॉल ग्रेडियंट्स, तो आपकी मशीन लर्निंग स्टेबल हो जाती है जरा, एंड दैट्स व्हाट बैच नॉर्म डज। ये अब मैं ये फिगर है, ये मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि अगर लॉस फंक्शन स्टीप होता तो इसके मिनिमम तक पहुंचना मुश्किल था, वर्सेस ये जो राइट साइड पे है बड़ा ही स्मूथ स्टेबल सा एक फंक्शन है। ये बैच नॉर्म की बेस पे लॉस फंक्शन नहीं है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि बैच नॉर्म ने ऐसे कर दिया था, पर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल कि बैच नॉर्म probably does something similar to this, ठीक है। एक और सजेशन ये है बैच नॉर्म की कि ये लर्निंग प्रॉब्लम को आसान बना देता है बाय सेइंग कि देखें, एक तो इशू ये है कि आपने किस डायरेक्शन में जंप मारनी है, दूसरा इशू ये है कि उस डायरेक्शन में कितनी बड़ी जंप मारनी है। इन दो चीज़ों को ये सेपरेट कर देता है, ठीक है। ये कहता है डायरेक्शन आप अलहदा एस्टिमेट करें और साइज आप अलहदा एस्टिमेट करें। और इस पेपर ने ये शो किया कि वेट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अलहदा लर्न हो रही होती है और जो उसका साइज है वो अलहदा लर्न हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो डीकपलिंग है, इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ ऑप्टिमाइजिंग मशीन लर्निंग के मॉडल्स, कि आप इसको डीकपल करें इन दो चीज़ों को, कि किस डायरेक्शन में आपने जंप मारनी है और कितनी बड़ी जंप मारनी। अच्छा, बैच नॉर्म के अगर डेरिवेटिव्स को हमने देखना हो, ये वो बैच नॉर्म के स्टेप्स हैं, मैंने रिवर्स ऑर्डर में किए हैं कि सबसे पहले आप ये मीन कंप्यूट करते हैं, फिर आप वेरिएंस कंप्यूट करते हैं, फिर आप UIs कंप्यूट करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर्स। और स्टैंडर्डाइज स्कोर में आप देखें, मैंने सिग्मा स्क्वायर, यहाँ तो स्टैंडर्ड डिविएशन होती थी, वैल्यू माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन, तो यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन ही है क्योंकि स्क्वायर के बाद मैंने स्क्वायर रूट किया हुआ है प्लस एप्सिलॉन किया हुआ है, इसलिए कि रियल डेटा आपके पास आ रहा है। खुदा ना खास्ता अगर आपके पास ज़ीरो आ जाए वेरिएंस, तो ये डिवीजन बाय ज़ीरो अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस एक वेरी स्मॉल वैल्यू ऐड की हुई है। और फाइनली जो आपके पास UIs थे उनके ऊपर ये फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन आती थी एक, ठीक है। ये पूरे का पूरा बैच नॉर्म का स्टेप था और ये डायग्राम सारी डिपेंडेंसीज शो कर रही थी। इसके डेरिवेटिव्स देखने के लिए रिकॉल के आपके पास, मैं आपसे कहने चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक न्यूरॉन पे हो रहा है, जो भी हो रहा है ये पूरी डायग्राम ये एक न्यूरॉन पे हो रही है। ये न्यूरॉन इवेंचुअली आगे जाके लॉस फंक्शन को फीड कर रहा होगा ना, हो सकता है बीच में कई और न्यूरॉन्स हों, कई लेयर्स हों, इवेंचुअली लॉस डिटरमिन हो रहा होगा इस न्यूरॉन की वजह से। आप लोग एग्री करते हैं? Anyone? Anyone? सर ये दोबारा बताइएगा। ये किसी न्यूरॉन की बात हो रही थी, ये सारा बैच नॉर्म। बिल्कुल। इस न्यूरॉन से जो भी आउटपुट निकलती होगी वो आगे उसकी बेस पे ट्रेनिंग के दौरान लॉस फंक्शन कंप्यूट होता होगा। जी बिल्कुल। और उसके बीच में बहुत सारे और लेयर्स, बहुत सारे और न्यूरॉन्स आते होंगे, है ना? जी। लेकिन ये जो टर्म है कर्ली L बाई कर्ली A1 हैट, बैक प्रोपगेशन इन्हें ही नहीं कंप्यूट करती थी? जी बिल्कुल। और इसको आप डेल्टा 1 कहते हैं। जी। ओके।
तो ये मेरे जो डेल्टाज हैं ये बैक प्रोपगेशन की इक्वेशन से आ जाएंगे। जी आगे। ठीक है। तो अब मैं अस्यूम करने लगा हूं कि मेरे पास ये सारे a1 हैट के साथ जो डेरिवेटिव है डेल्टा ये मौजूद है, a2 हैट के हिसाब से डेरिवेटिव ये मौजूद है, a10 हैट के हिसाब से डेरिवेटिव ये मौजूद है। ये डेल्टा वैल्यूज मौजूद है मेरे पास। जी अस्यूम कर लूं मैं? जी कर। ठीक है। सो ये मैं अस्यूम करने लगा हूं कि ये जितनी भी डेल्टा वैल्यूज थी ये मैंने बैक प्रोपगेशन से कंप्यूट हो गई और अब मैं यहां पे बैठा हूं। इवेंचुअली मैंने कहाँ जाना है? मैंने इवेंचुअली मेरा गोल ये है कर्ली एल बाई कर्ली a1, ये वाली सारी कंप्यूट कर लूंगा। कर्ली एल बाई कर्ली a2, कर्ली एल बाई कर्ली a10, क्योंकि अगर मैंने ये कर ली तो अपने से पिछले न्यूरॉन को जो डेल्टाज भेजने थे वो आ गए हैं, ये पीछे भेजूंगा। आप लोग मेरे साथ हैं? जी सो ये जो भी अब हम करने लगे हैं वो सिर्फ ये है कि बैक प्रोपगेशन से ये डेल्टाज आ गए थे कर्ली एल बाई कर्ली ए हैट वाले, और अब मैं जो भी करूंगा उनसे कर्ली एल बाई कर्ली ए आई ये निकाल लूंगा और आगे फिर बैक प्रोपगेशन इसको कंटिन्यू कर लेगी। अग्रीड? जी ओके। सो ए आई हैट इस फॉर्मूले से आता है। अग्रीड? डू यू ऑल्सो अग्री कि कर्ली एल बाई कर्ली यू आई अगर मैं निकालना हो तो जिसको आप लॉस कह रहे थे इसको मैं ट्रीट करूंगा एज अ फंक्शन ऑफ ए आई हैट which was a function of u I। क्या a1 हैट u1 से नहीं निकला? जी ऐसी है। तो अगर मैं यहां पे कर्ली l बाय कर्ली u1 निकालना चाहूं तो ये तो चेन रूल से निकलेगा। जी That's just a chain rule. Curly L by curly U I equals curly L by curly A I hat multiplied by curly A I hat by curly U I. Chain rule. Simple chain rule. राइट। और जिसको आप कर्ली L by कर्ली A I hat कह रहे थे ये तो डेल्टा वैल्यू है। जी ये पहली टर्म तो डेल्टा वैल्यू है। और जो दूसरी टर्म है वो इस फॉर्मूले से आपको पता लग जाएगी। इस फॉर्मूले के मुताबिक कर्ली ए आई बाई कर्ली यू आई ये क्या होगा? गैमा। यू आई से गैमा मल्टीप्लाई हो रहा। जी अगर ये बीटा 0 हो नहीं मतलब नहीं बीटा जो मर्जी हो, डेरिवेटिव लिया आपने रेट ऑफ ठीक ठीक। बीटा तो कांस्टेंट टर्म है, सो जो भी है डेरिवेटिव तो जी, जीरो बिल्कुल होगा। ओके फाइन। तो इसका मतलब है यू गाइस आर कन्विंस कि मैं कर्ली एल बाई कर्ली u1, कर्ली एल बाई कर्ली u2 एंड सो ऑन, कर्ली एल बाई कर्ली u10 जो भी है ये मैं निकाल लूंगा। जी ओके ग्रेट। आगे चलते हैं। अगेन गोल मेरा कर्ली एल बाई कर्ली ए आई इसको निकालना है। a1 a2 a3 सारे और इसमें देख लें कि जिसको ये जो ए आई है a1 ले लें। a1 से डायरेक्टली कौन सी चीजें अफेक्ट हो रही हैं ये एरोस देख लें। ए आई से एरोस देखें। ए आई से कितने एरो निकल रहे हैं? a1 से कितने एरो निकल रहे हैं? तीन, एक ब्लू वाला, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला। जी यानी ए आई डायरेक्टली u1 को अफेक्ट कर रहा है। हाँ u1 को, ui को, जी और म्यू को अफेक्ट कर रहा है और वेरिएंस को अफेक्ट कर रहा है। जी यानी मैं लॉस फंक्शन को इस तरह से लिख सकता हूं कि जो भी मेरा लॉस फंक्शन था
वो उसको UI ने इफेक्ट किया था और UI को AI ने इफेक्ट किया था, राइट। और उस लॉस फंक्शन को म्यू ने भी इफेक्ट किया था और म्यू को AI ने इफेक्ट किया था, और लॉस फंक्शन को वेरिएंस ने भी इफेक्ट किया था और वेरिएंस को AI ने इफेक्ट किया था। राइट। ये जो कॉमा लगे हुए हैं यहाँ पे, दिस टेल्स यू कि ये मल्टीवेरिएट चेन रूल की तरफ जा रहे हैं हम। जी। ठीक है, यानी ये वाला जो काम है ये तो सीधा सीधा चेन रूल लग गया। और हर जो कॉमा डला हुआ है यहाँ पे वो प्लस में कन्वर्ट हुआ है, ये मल्टीवेरिएट चेन रूल लगा। जी। ठीक है, तो तीनों टर्म्स का मैंने बस चेन रूल लगा दिया और ऐड कर दिया। सो कर्ली एल बाय कर्ली यू आई इंटू कर्ली यू आई बाय ए आई, पहली टर्म इज डन। दूसरी टर्म प्लस कर्ली एल बाय कर्ली म्यू इंटू कर्ली म्यू बाय कर्ली ए आई, सेकेंड टर्म इज डन। प्लस कर्ली एल बाय कर्ली सिग्मा स्क्वेयर इंटू कर्ली सिग्मा स्क्वेयर बाय कर्ली ए आई, थर्ड टर्म इज डन। ठीक है, ये सारा काम करके कर्ली एल बाय कर्ली ए आई निकल आएगा। ठीक है, और तो आपको सारे मिल जाएंगे। जी टू ठीक है, और ये आप बैक प्रोपगेशन में पीछे भेज दें। ये वो डेल्टा वैल्यूज हैं जो पीछे भेज सकते हैं आप। ठीक है जी। बाकी रह गई बात सिर्फ कि ये डेरिवेटिव्स अब कैसे निकलेंगे। सो यहाँ आई कैन सी 1 2 3 4 5 6 डेरिवेटिव्स। ठीक है, और उनकी बेस पे ये फाइनल डेरिवेटिव निकलेगा। यहाँ पे एक काम करते हैं अब, लेट्स लीव दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू गाइज। इसमें जो ज़्यादा मुश्किल काम था मेरे ख्याल में मैंने कर दिया है। मुश्किल काम ये था कि ये डिपेंडेंसीज ड्रॉ कर लेना कि कौन किसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर ये एक मुश्किल काम था, यह ज़रूरी काम। दूसरा ज़रूरी काम था मल्टीवेरिएट चेन रूल तक पहुंच जाना, आइडेंटिफाई करना कि ये लॉस फंक्शन जो है ये यू आई से इफेक्ट होता है और वो ए आई से। या इस तरह से देख लें कि ए आई जो है ये लॉस को मुख्तलिफ पाथ से इफेक्ट कर रहा था। ए आई लॉस को यू आई के थ्रू भी इफेक्ट कर रहा था और म्यू के थ्रू भी इफेक्ट कर रहा था और सिग्मा स्क्वायर के थ्रू भी इफेक्ट कर रहा था। इसलिए कर्ली एल बाय कर्ली ए आई अगर आप चाहते थे तो मल्टीवेरिएट चेन रूल लगेगा। तो एक ये चीज़ आइडेंटिफाई करना ये ज़रूरी पार्ट था, जहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन पूरी की पूरी आ गई 6 डेरिवेटिव्स वाली। अगली स्लाइड सिर्फ इन 6 डेरिवेटिव्स को खोल के लिख रही है और उसमें वो कलर कोडिंग हुई भी है, सो शुड बी इजी फॉर यू टू वेरीफाई दीज थिंग्स। जी सर। एक टर्म लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप फंसेंगे ना तो मुमकिन है इस डेरिवेटिव पे, यानी अगर आप सब कुछ कर लेना मुमकिन है कि ये जो फाइनल डेरिवेटिव है ये वाला, दिस माइट बी ट्रिकी फॉर सम पीपल, अदर्स माइट गेट दिस, पर लेट्स सी। ठीक है, मैंने करके दिया हुआ है, आपने सिर्फ समझना है। ठीक है, तो इसको इस स्लाइड को अच्छी तरह समझ लें। आई हैव टू फिगर आउट कि इस स्लाइड का अगर मैं
क्विज या टेस्ट लेता हूँ तो वो किस तरह का होना चाहिए, हो सकता है मुझे वाइवा लेना पड़े इस स्लाइड का। तो मेक श्योर यू गाइज अंडरस्टैंड दिस होल डेरिवेशन, ठीक है, इसको हाथ से करें इस सारी चीज़ों को। तो दैट्स बैच नॉर्म। बैच नॉर्म के हमने डेरिवेटिव्स भी अब देख लिए, ठीक है। बैच नॉर्म, लेकिन रिमेंबर बैच नॉर्म, मिनी बैच आपके पास कब आता है, ट्रेनिंग के दौरान या टेस्टिंग के टाइम? मिनी बैच खुद बनाते थे आप, है ना? जी, ट्रेनिंग के टाइम। ट्रेनिंग के टाइम मिनी बैच आता था। तो टेस्टिंग पे क्या करेंगे? टेस्टिंग पे तो मिनी बैच नहीं होता। टेस्टिंग पे तो मेरे पास सिर्फ एक एग्जांपल आ जाती है कि ये एक्स आया है, मुझे आंसर चाहिए, इसकी क्लास बता दें, या रिग्रेशन है तो इस एक्स पे मुझे फंक्शन की वैल्यू बता दें। मिनी बैच तो होता ही कोई नहीं। अगर मिनी बैच नहीं है तो फिर म्यू कहाँ से आएगा, सिग्मा स्क्वायर कहाँ से आएगा? मेरे पास तो मिनी बैच ही नहीं है। सर ये वैल्यूज हमें सेव करनी पड़ेगी। किसकी? ट्रेनिंग की। वहाँ तो कई मिनी बैचेस थे रैंडमली सिलेक्टेड। कौन से मिनी बैच का म्यू और सिग्मा यूज करूं? राइट, एवरेज ले लें, एवरेजेस। जी बिल्कुल। तो इसकी एक सोल्यूशन ये है, और ये गौर से सुने आप, कि जब नेटवर्क ट्रेन हो चुका है, ट्रेनिंग खत्म हो गई है, ठीक है, ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अब आपने क्या करना है? एक न्यूरॉन पे जाएं, हर न्यूरॉन पे। अब आप ऐसा करें कि बहुत सारे मिनी बैचेस ले लें, और जितने भी मिनी बैचेस का जो सेट है, हर मिनी बैच एक सेट है, लेकिन तमाम मिनी बैचेस का जो सेट है एस, सारे मिनी बैचेस, आप हर मिनी बैच पे जाएं और उस मिनी बैच का मीन कंप्यूट करें और इन मीन्स की भी एवरेज ले लें। तो यू एग्री कि ये जो टर्म लिखी हुई है, ये आपके ट्रेनिंग में जितने भी मिनी बैचेस है, सारे मिनी बैचेस, हर मिनी बैच का मीन लिया और उन सारों का भी सम करके नंबर ऑफ मिनी बैचेस से डिवाइड कर दिया। ये तो एवरेज हो गई। जी बिल्कुल। ये मीन का मीन है। इसी तरह आप हर मिनी बैच पे जाएं, हर मिनी बैच पे वेरिएंस कंप्यूट करें और उनकी भी एवरेज ले लें। ये एवरेज होगी, सम किया और नंबर ऑफ बैचेस से डिवाइड कर दिया। यहां पे एक अजीब सी टर्म ऐड हुई है, मिनी बैच का साइज अगर लेट्स से 10 था, तो ये 10/10 - 1, यानी ये एक वैल्यू है जो 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी। ये वैल्यू लिटिल मोर देन 1 होगी। यानी जो भी आपकी एवरेज वेरिएंस आई है ना, उस एवरेज को जरा सा बढ़ा दें। इसमें हमें स्टेटिस्टिक्स में घुसना पड़ जाएगा। तो अगर आपने ये ना किया होता ना, तो आपके पास ये जो एवरेज वेरिएंस आई है, ये जो ग्रीन में है, जो एवरेज वेरिएंस आई है, ये बायस्ड होती है, ये अंडर एस्टिमेट हुई होती है। ठीक है, हम उसकी स्टैट्स में अभी नहीं जाते, पर अगर आप इस तरह सारे वेरिएंसेस की एवरेज करते हैं, ये एवरेज का जो आंसर आया है, ये असली प्रॉपर पॉपुलेशन की वेरिएंस से थोड़ी सी अंडर एस्टिमेट हुई होती है। उसको, उस अंडर एस्टिमेशन को करेक्ट करने के लिए आप इसको बैच साइज -1 से डिवाइड करते हैं, इससे अनबायस्ड हो जाता है, इससे सही एस्टिमेट आ जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए किया हुआ है। ओके फाइन। मतलब जी जी सॉरी, जी 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 बताइए। ये जो 1 से बड़ी वैल्यू हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है जो
10/9 आ गई, ये किस तरह गारंटी कर रहा है कि ये जो हमारा एस्टिमेटर है ये अनबाइस्ड होगा? यार इसके लिए हमें थोड़ा स्टेटिस्टिक्स में घुसना पड़ेगा। आप मुझे इजाज़त दे सकते हैं कि हम ये बोरो कर लें स्टैट से थोड़ी देर, कि अगर मैं ये ग्रीन वाले पार्ट पे रुक गया होता ना, तो ये भी मेरे पास एवरेज वेरिएंस आ जानी थी। लेकिन ज़रा जो बेहतर एस्टिमेट है एवरेज वेरिएंस का, वो ये साइज ओवर साइज -1 करके ज़्यादा बेहतर एस्टिमेट आ जाता है उस एवरेज का। ये मैं बोरो कर रहा हूँ, हाँ ये मैं बोरो कर रहा हूँ स्टेटिस्टिक्स से। इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। अब मेरे पास जो था ना कि जब टेस्टिंग टाइम पे एक्स आएगा तो ये कहाँ से आएंगे, इन्हीं की बेस पे तो मैं वो स्टैंडर्डाइज करता था। तो वो आंसर आ गया है कि मैं एक दफ़ा ट्रेनिंग जब हो जाती है तो मैं ये 2 नंबर निकाल लेता हूँ, और अब जब भी कोई एक्स आएगा टेस्टिंग टाइम पे, जब भी टेस्टिंग टाइम पे कोई इनपुट आएगी तो मैं म्यू टेस्ट और सिग्मा टेस्ट ये यूज़ करूँगा। इनफैक्ट वहाँ तो अब मैं तो एक न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे वो करना चाहिए था एक नंबर ही, क्योंकि हम हर न्यूरॉन को इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जिसको भी मैं एक्स कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इनपुट हो। दिस इज AI। राइट। यानी ऑफ कोर्स शुरू में तो एक्स आया होगा, लेकिन वो एक्स होते होते जब किसी न्यूरॉन के पास पहुंचा है, तो न्यूरॉन में तो कोई प्री एक्टिवेशन ही आई है ना, और उसने अपने न्यूरॉन ने अपने मीन और अपने स्टैंड डिविएशंस डिवाइड कर दिया। सो दैट्स व्हाट यू डू एट टेस्टिंग टाइम। ओके, बैच नॉर्म हमने देख लिया, ट्रेनिंग टाइम पे होता कैसे, बैच नॉर्म के डेरिवेटिव्स कैसे हैं, बैच नॉर्म टेस्टिंग टाइम पे कैसे करना है, या टेस्टिंग टाइम पे आपने नॉर्मलाइज फिर कैसे करना है। आखिरी चीज़, क्या बैच नॉर्म एक लेजिटिमेट टेक्निक है? फॉर एग्जांपल मुझे बैच नॉर्म, जब मैं बैच नॉर्म को देखता हूँ, इट्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव, एक्सट्रीमली पॉपुलर। मॉडर्न डीप लर्निंग इसके बगैर नहीं होती, इसके साथ की जाती है, क्योंकि ये बहुत फायदे दे देता है। लेकिन देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट। और 2006 में डीप लर्निंग रियली टुक ऑफ, यानी ये आइडियाज तो एग्जिस्ट करते थे, पर 2006 में डीप मॉडल्स वाकई अच्छे ट्रेन होने लग गए और अच्छी परफॉर्मेंस देने लग गए। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल एक ख़ास टेक्निक का था, उसे कहते थे ग्रीडी अनसुपरवाइज्ड लेयर वाइज प्री ट्रेनिंग। आइडिया ये था कि आप बिफोर ट्रेनिंग योर मॉडल आप हर लेयर को अलहदा ट्रेन कर लेते थे पहले। कैसे करते थे इस बात को छोड़ दें, ठीक है। तो इसको पहले ट्रेन कर लेते थे, इसके वेट्स अनसुपरवाइज तरीके से, उसके बाद फिर आप अगली लेयर एक और ऐड करते थे, और उसके लेयर्स भी आप व्हाटएवर उसके वेट्स भी आप ट्रेन कर लेते थे अनसुपरवाइज्ड, और फिर अगली लेयर एक जोड़ते थे और उसके भी वेट्स आप लर्न कर लेते थे ग्रीडी तरीके से, अनसुपरवाइज्ड तरीके से, ठीक है। जब ये सारा कर लेते थे ना, तो ये जितने भी वेट्स आते थे आपके पास, इनको आप कहते थे ये मेरे इनिशियल वेट्स हैं, और अब प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करते थे सुपरवाइज्ड। या जो भी ट्रेनिंग आपने करनी है, सिर्फ वेट्स इनिशियलाइजेशन करने का एक तरीका था प्री ट्रेनिंग का, वो थी एक अनसुपरवाइज्ड तरीका होता था। इससे जो इनिशियल वेट्स बहुत अच्छे
हो जाते थे और डीप मॉडल्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लग गए। तो कई साल ये चलती रही। सो द मेथड वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, द मेथड वर्कड, एवरीवन यूज्ड इट, लेकिन ये मेथड अनइंट्यूटिव था। यानी आपने प्री ट्रेन तो कर दिया, तो मैं समझ सकता हूँ कि प्री ट्रेनिंग में आपने कुछ अच्छे फीचर्स निकाल लिए होंगे इनपुट के, लेकिन इस प्री ट्रेनिंग से वैनिशिंग ग्रेडियंट्स क्यों अवॉइड हो जाने चाहिए? डीप लर्निंग क्यों नहीं हो पा रही थी पहले? क्योंकि ग्रेडियंट वैनिश कर जाता था। तो ये क्यों ज़रूरी था कि वैनिशिंग ग्रेडियंट्स ख़त्म हो जाते थे अगर आप प्री ट्रेन कर लें? ठीक है, अब हमें पता है, ये तो 2006 में था, अब हमें पता है कि ग्रीडी लेयर वाइज प्री ट्रेनिंग, हम नहीं कह रहे ये बुरी चीज़ है, ये कोई नहीं कह रहा, आप कर सकते हैं। हम अब ये कह रहे हैं कि ये नेसेसरी नहीं है डीप लर्निंग के लिए। ठीक है, आप रीलू कर लें, आप हमने तरीके देखे थे कई, यानी एक्टिवेशन फंक्शंस ऐसे ले आए और कई तरीके हैं, ठीक है, कि जिनसे डीप लर्निंग हो जाती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट ख़त्म हो जाता है। तो ये प्री ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं थी, ये अब पता है हमें। बैच नॉर्म को जब मैं देखता हूँ ना, आई गेट द सेम फीलिंग। इट्स एक्सट्रीमली पॉपुलर, इट्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव, इट रियली डज वर्क। ठीक है, लेकिन इसकी जो इंट्यूशन है ना पीछे, वो खतरनाक सी है। ये कहते हैं कि AI जो निकला है, AI हैट, वो डिपेंड करता है A1, A2, A3, A10 बाकियों की प्री एक्टिवेशन से। और वो जो बाकी एग्जांपल्स आई थी, वो मिनी बैच की एग्जांपल्स थी, वो रैंडमली चूज की गई थी। यानी मेरे पास कोई X1 एग्जांपल थी बैच में X2 था, बैच में X10 था। ठीक है, आप मुझे कह रहे हैं कि जो X1 के लिए फाइनल आंसर जो निकलना है, जो भी उसको F कह दें, जो भी आंसर निकलना है X1 के लिए नेटवर्क में से, दिस आंसर इज नाउ डिपेंडिंग अपॉन ऑल ऑफ दीज। X1 पे तो करता ही है, इन पे भी डिपेंड कर रहा है। मशीन लर्निंग के जो हमने लॉस फंक्शंस, मशीन लर्निंग के जो लॉस फंक्शंस हमने बनाए हैं, मशीन लर्निंग के जो लॉस फंक्शन हमने बनाए हैं, वो उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ये थी कि ये जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स थी X1, X2, X3, जितनी भी ट्रेनिंग डेटा था आपके पास, जितना भी था, इनमें ये सारी एग्जांपल्स आपस में इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, इनफैक्ट मुझे टारगेट्स लिखने चाहिए थे, पर जितने भी ट्रेनिंग पॉइंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट थे, वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे बैच नॉर्म ने ये जो फंडामेंटल अजम्पशन है हमारे मशीन लर्निंग के लॉस फंक्शंस की, उस फंडामेंटल अजम्पशन को वायलेट कर दिया इसने। इसने डिपेंडेंट बना दिया इनपुट्स को आपस में, और डिपेंडेंसी भी किस किस्म की है? रैंडम, कि रैंडम एग्जांपल्स हैं वो आपस में डिपेंडेंट हो गई हैं। या तो किसी तरीके से डिपेंडेंट का होता, मैं फिर कहीं कोई उस पर थ्योरी ला सकता था। रैंडमली चोजन एग्जांपल्स आर नाउ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और उसकी बेस पे आंसर्स निकल रहे हैं। इफ यू आस्क मी, फॉर मी दैट्स वेरी स्ट्रेंज, दैट्स वेरी स्ट्रेंज। तो इट्स नॉट रियली क्लियर कि इस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कहानी कोई और लेके आनी चाहिए। मे बी ये स्टेप्स ठीक हों, हम जो कहानी इस पे लेके आ रहे हैं किसी और पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। सो द ज्यूरी इज स्टिल आउट ऑन बैच नाउ। सो समरी आज के लेक्चर की ये है कि हमने ड्रॉप आउट किया है और बैच नाउ किया है। ड्रॉप आउट क्या करता है? न्यूरल नेटवर्क की ताकत को ज़रा सा कम कर देता है बाय रैंडमली ड्रॉपिंग सम न्यूरॉन्स। अगर मेरे पास
10 न्यूरॉन्स का नेटवर्क था, मैंने अगर कुछ न्यूरॉन ड्रॉप कर दिए तो 3 ड्रॉप कर दिए तो 7 रह जाएंगे। 7 न्यूरॉन से मैं कम काम कर सकता हूँ, कम ताकत होगी वर्सेस 10 न्यूरॉन्स। तो ड्रॉप आउट ताकत कम करता है बाय रैंडमली ड्रॉपिंग सम न्यूरॉन्स, और बैच नॉर्म जो है ये रेगुलराइज करता है न्यूरल नेटवर्क को बाय रिड्यूसिंग द ग्रेडियंट्स ऑफ द लॉस फंक्शन। तो उससे ज़रा स्टेबल तरीके से लर्निंग हो जाती है। तो दैट वाज टुडेज लेक्चर।